नमस्कार साथियों, समझता हूँ एमपीपीएससी की राह कितनी चुनौती भरी है। हर अभ्यर्थी संघर्ष करता है, जूझता है और बस एक ही लक्ष्य देखता है, सफलता। इस राह पर मैं खुद 4 बार प्रीलिम्स की दीवार फांद चुका हूँ, 3 बार मुख्य परीक्षा की कसौटी पर उतर चुका हूँ और इंटरव्यू के दरवाजे तक भी पहुँच चुका हूँ। यूजीसी नेट क्वालीफाई करने के पश्चात मैंने एकेडमिक क्षेत्र में अपनी योग्यता को साबित किया है। यह अनुभव सिर्फ मेरा नहीं है, ना ही मेरे लिए है, बल्कि उन हजारों अभ्यर्थियों के संघर्ष और उनकी ज़रूरतों को समझने का एक निचोड़ है। मैंने पिछले कई वर्षों में देखा हुआ है कि अक्सर सबसे बड़ी कमी यही रह जाती है कि सही अभ्यास और सटीक मूल्यांकन की। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन क्या वह मेहनत सही दिशा में है? क्या आप अपनी कमजोरियों को पहचान पा रहे हैं? इसी सवाल का जवाब देने के लिए और आपको उस अंतिम छलांग के लिए तैयार करने के लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसा हथियार जो आपकी जीत को करेगा सुनिश्चित है। आपके सामने प्रस्तुत है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज। यह सिर्फ प्रश्नों का संग्रह नहीं है, और अगर आपने पिछले देखा हुआ है तब भी आपको पता होगा कि यह सिर्फ प्रश्नों का संग्रह नहीं है, बल्कि मेरे वर्षों के अनुभव और मेरे कई एग्जाम क्वालिफाई करने के तरीकों और आपकी सफलता के लिए तैयार किया गया एक रोड मैप है। मेरे ये अनुभव ने मुझे सिखाया है कि बिना सटीक टेस्ट और उसके विश्लेषण के बिना जो है तैयारी अधूरी होती है। यह सीरीज आपको वही धार देगी, वही आत्मविश्वास देगी जो मुझे हर बार प्रीलिम्स क्वालिफाइड करने में मदद कर रहा है। हर प्रश्न को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह आपको एमपीपीएससी के वास्तविक पैटर्न के लिए तैयार करे। तो इंतजार किस बात का है? अगर आप भी चाहते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 आपकी सफलता का गवाह बने, तो अभी जुड़िएगा सीपी नॉलेज एकेडमी के साथ में और टेस्ट सीरीज को जो है अंत तक देखिएगा। और टेस्ट सीरीज को देखने के बाद में आपको क्या करना है, डेली टेस्ट देना है जो कि निःशुल्क रूप से होता है, टेलीग्राम पर होता है, और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिएगा, तो आइए सब मिलकर जो है इस लक्ष्य को भेदते हैं। यह सिर्फ एक टेस्ट सीरीज नहीं होगी, यह आपकी सफलता की गारंटी होगी। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे एक टेस्ट सीरीज का समय दीजिए भाई, जितना मैं कराता हूँ ये टेस्ट सीरीज वाली क्लास, कम से कम इतना समय दीजिएगा और टेस्ट लगाइएगा। प्रीलिम्स में जो है तबाही हो जाएगी, ठीक है? आपका परिणाम जो है आपके पक्ष में हो जाएगा, बशर्ते आप लोग जो है वास्तविकता को स्वीकार ही नहीं करते हैं, ठीक है? तो चलिएगा शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। और यह जो हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है, यह है 56 नंबर का टेस्ट है, ठीक है? तो हमारे जो है लगातार संघर्ष और संकल्प को इस बात से भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति लगातार जो है 56 टेस्ट सीरीज की जो है क्लास ले चुका है और आगे भी जो है इसी प्रकार प्रीलिम्स तक लेने के लिए क्या करता है, वादा करता है। और यह जो है महा रिवीजन होने वाला है। रिवीजन नहीं, रिवीजन करते हैं, एक फैक्ट पढ़ते जाए उसे क्या बोलते हैं, रिवीजन बोलते हैं। जब एक क्वेश्चन से एक टॉपिक को निपटा दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, महा रिवीजन बोलते हैं। तो हम महा रिवीजन करने वाले हैं और यह होगी हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के सिलेबस की यूनिट 2 का पार्ट बी है। हमने यूनिट 1 में हमने इतिहास देखा हुआ था और यूनिट 2 में मध्य प्रदेश की कला संस्कृति के ऐसे क्वेश्चन लिए हुए हैं जो आपको देखना पूरा, जो एक क्वेश्चन देख लीजिएगा अगर आप नए हैं, एक क्वेश्चन देखने के बाद ही जो है आप समझ जाएंगे। और भी जो कल जो हमने क्लास की हुई थी उससे भी बेहतर आज की क्लास क्या होने वाली है। हर चीज़ का जो है चित्र आपको दिखाया जाएगा, ग्राफिक भी दिखाए जाएंगे, इतने फैक्ट मिलेंगे कि आप जो है देखकर समझ जाएंगे मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति। चलिएगा बात करते हैं। देखिएगा, आपके सामने जो है प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित कोहबर, जस्ट मिनट, मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित कोहबर मुख्य रूप से क्या है? देखिएगा, मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति के क्या है, कुल मिलाकर के इसमें 25 प्रश्न होने वाले हैं, लेकिन वादा है 500 प्रश्न आपके जो है क्या है, एक क्लास में हो जाएंगे। कितने प्रश्न? 500 प्रश्न हो जाएंगे एक यूनिट से। अगर 500 प्रश्न एक पार्ट से कर लेते हैं, अपने आप में पर्याप्त है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा देखते हैं क्या कि कोहबर क्या है। तो देखिए, कोहबर अगर बात की जाए तो एक प्रकार का जो है चित्र है। क्या है ये? एक प्रकार का जो है चित्र है। क्या बोलते हैं, चित्रकला है ना अपने सिलेबस में। तो यह जो है चित्रकला है। कहाँ की चित्रकला है? तो आप क्या बताएंगे, बघेलखंड की चित्रकला है। क्या यह व्यापारिक चित्रकला है? जी नहीं। यह हमारी लोक संस्कृति में प्रचलित क्या है, एक चित्रकला है। आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन में जो है आपको चित्रों के माध्यम से आप समझाएंगे, ठीक है? एक ही क्लास करेंगे चाहे, लेकिन बेहतर तरीके से करेंगे, जितना भी हो सकता है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करने का कार्य करेंगे। तो ये देखते हैं शुभ अवसरों पर जो है बनाया जाता है चित्र। ये चित्र आप देख पा रहे हैं, कोहबर चित्र है। और
इसमें आई थिंक जो है कुछ कलाकृति है और कुछ ये धार्मिक प्रतीक चिन्ह आप देख पा रहे हैं। ये जो कुछ है हो सकता है किसी देवी और या भगवान का चित्र हो। तो मतलब कि मांगलिक कार्यों में, शुभ कार्यों में जो है शुभता के संकेत के लिए जो है कौन-सा चित्र बनाया जाता है? कोहबर के चित्र बनाया जाता है और ये कहाँ पर बनाया जाता है? बघेलखंड में बनाया जाता है। क्या बघेलखंड में कोई और चित्रकला है ऐसी? तो आप कहेंगे तिलंगा चित्र भी है एक। कौन-सा चित्र है? तिलंगा चित्र भी जो है बघेलखंड में जो है आपको देखने को मिल जाएगा और ये तिलंगा चित्र जो है किससे बनता है? आप कहेंगे कोयला और तिल से बनता है। किससे बनता है? कोयला कोयला और तिल से जो है, तिल का जो तेल होता है, उससे मिला करके बनाया जाता है तिलंगा चित्र। तो ये भी कहाँ का है? बघेलखंड का है और कोहबर चित्र भी कहाँ का है? तो आप कहेंगे यह भी जो है बघेलखंड का है। तो क्या है ये? देखिए ज़्यादा समय नहीं ले सकते, बहुत सारा रिवीजन के लिए फैक्ट है एक क्वेश्चन में, तो अभी जो है देखेंगे आप। ये क्या है? एक प्रकार का जो है भित्ति चित्र है। कहाँ का? कहाँ का है? बघेलखंड का। तिलंगा भी कहाँ का है? बघेलखंड का। अगर 2 नंबर में मेंस में प्रश्न आ जाए कोहबर लिख करके तो क्या बता पाएँगे? क्या बता पाएँगे? कैसे बताना होता है अगर ऐसा आ जाए 2 नंबर में? पहली बात तो बताइएगा ये क्या है? ये क्या है? तो ये क्या है? मध्य प्रदेश की एक लोक संस्कृति से संबंधित क्या है? चित्रकला है। ठीक है? ये बात को ज़रूर देखना है कि ये सामान्यतः लोक संस्कृति में प्रचलित है, व्यापार के लिए, क्योंकि चित्रकला क्या होती है? व्यापार के लिए भी होती है। कई चित्र जो है व्यापारिक स्तर पर भी बनाए जाते हैं। दूसरी बात बताएँगे कि ये किस क्षेत्र में प्रचलित है? क्या प्रचलित है? ये किस क्षेत्र में प्रचलित है? इसमें फिर बता देंगे आप जो है अवसर, मतलब ये कब जो है ऐसी चित्रकला बनाई जाती है, किस अवसर पर बनाई जाती है? आपका 2 नंबर के 2 नंबर जो है कंप्लीट है, कोई काटने वाला नहीं है। चलिएगा देखते हैं इसकी व्याख्या। तो क्या हो जाएगी? ये बघेलखंड की एक प्रकार की जो है भित्ति चित्रकला है। देखेंगे तो आप कहेंगे कि टॉपिक से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न हैं, आपको पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइंड करवा देंगे। चित्रकला संबंधी हमारा टॉपिक है, तो याद रखिएगा। कोहबर जो है मुख्य कौन-सा अवसर है, किस अवसर पर जो है कोहबर चित्रकला बनाई जाती है? तो शुभ अवसरों पर, शुभ अवसर में से क्या होता है? एक विवाह होता है और विवाह के समय पर भी बनाई जाती है। इसके अलावा और भी जो शुभ कार्य होते हैं, उनमें भी बना दी जाती है। सिंपल सी बात थी, जैसे बुंदेलखंड में हम क्या करते हैं, पूजा करने के लिए ऐसे-ऐसे क्या करते हैं, चौक बनाते हैं ना, मुझसे अच्छे से नहीं बन रही है, मतलब आटे को लेकर के गोबर से लीप करके चौक बनाते हैं पूजा करने के लिए, वैसा ही कुछ मान लीजिएगा कि कोई भी शुभ कार्य होता है हमारे यहाँ पर बुंदेलखंड में, तो चौक बना दी जाती है, वैसे ही वहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे कोहबर चित्र बना दिए जाते हैं शुभ अवसर पर, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, कोहबर में किसका चित्रण किया जाता है? कोहबर में जो है किसका चित्रण होता है? तो आप क्या कहेंगे? वैवाहिक देवी-देवताओं, किसका? वैवाहिक देवी-देवताओं और सौभाग्य के जो भी प्रतीक होते हैं, उनका क्या किया जाता है? चित्रण किया जाता है। अगली बात करते हैं, छठी चित्रकला कहाँ पर प्रचलित है? ये छठी चित्रकला जो है किस क्षेत्र का चित्र है? फ्रेंड्स जो है बघेलखंड में है, लेकिन बुंदेलखंड में भी ये चित्र देखने को मिलता है। जब बच्चे का जन्म होता है, हमारे गाँव-घरों में भी ये चित्र जो है खूब बनाया जाता है। तो हम बुंदेलखंड के हैं, तो बुंदेलखंड में भी ये चित्र प्रचलित है, बघेलखंड में भी प्रचलित है। तो छठी चित्र का संबंध पूछे किससे है? तो ध्यान रखिएगा बुंदेलखंड और बघेलखंड में प्रचलित है और कब होता है? जब शिशु का जन्म होता है, मतलब किसी बच्चे या बच्ची का जन्म होता है, तो छठवें दिन जो है छठी माता का चित्र बनाते हैं और वहाँ पर ₹1 का जो है क्या किया जाता है? सिक्का लगाया जाता है। अब देखिएगा ऐसा मतलब जैसे ही ये घरों में होता है, अब जो कुछ मुझे पता है अपने यहाँ की संस्कृति, लोक संस्कृति है, आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है कि जैसे एक दीवाल होगी, ठीक है? एक दीवाल होगी, दीवाल के पास में सभी लोग बैठेंगे, जो भी महिलाएँ होती हैं, वो सभी लोग 4-5 लोग बैठेंगी और यहाँ से गाना गाते रहेंगे और इधर पर जो है क्या करेंगे, एक जो है ऐसा चित्र बनाया जाता है, यहाँ पर दीवाल में जो है एक ऐसा चित्र बनाया जाता है। अब वो पता नहीं उसमें ऐसा-ऐसा कुछ बनाया करते हैं, मुझे पता नहीं वो कौन-सा है, लेकिन छठी माता का चित्र होता है, ठीक है? छठी माता का चित्र बनाया जाता है। यहाँ पर जो है एक गड्ढा खोदा जाएगा धरती में, एक गड्ढा खोदा जाएगा और गड्ढे में जो है ऐसा कहते हैं कि जैसे अब हमारे यहाँ पर जो है बिच्छू मार करके डाल देते हैं इसमें, कि जो बिच्छू जानते हो ना, जो चबा लेता है बिच्छू होता है, वो है मार करके डाल देते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर यहाँ पर जिस व्यक्ति की छठी मतलब जिस बच्चे का जन्म हुआ है, जिसकी छठी छप रही है, छठी छापना बोलते हैं, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो चीज़ें डाल दी जाती हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में वो परेशान नहीं करती हैं, ऐसी मान्यता है। तो कई लोग जो क्या करते हैं, जहरीले कीड़े उसमें डाल देते हैं ताकि जो है उसे जहरीले कीड़े काटने पर जो है असर ना हो बच्चे को लाइफ में कभी भी। तो ऐसा बताते हैं कि हालाँकि मेरी जब छठी हुई थी तब भी मतलब उसमें बिच्छू काट करके मार करके डाला गया था, तो मुझे अभी भी बिच्छू नहीं चढ़ती है, तो वो लोग कहते हैं कि वो इसलिए नहीं चढ़ती है क्योंकि हमने ऐसा किया हुआ था।
ठीक है, तो ये ऐसी मान्यता रहती है। तो ये क्या है, छठी चित्र होता है, कहाँ पर प्रचलित है, बुंदेलखंड में। किससे संबंधित है, शिशु जन्म से संबंधित है, इसी प्रकार से ध्यान रखना है। तिलंगा चित्रकला का संबंध कहाँ से है, आप कहेंगे यह भी जो है बघेलखंड में जो है प्रचलित चित्रकला है। किससे बनाई जाती है, कोयले और तिली का जो तेल होता है, तिल का तेल होता है, उससे बनाए जाने वाला क्या होता है, चित्र होता है, तिलंगा चित्र, ध्यान रखेंगे। अगली बात करें कि जो मुरैला चित्रकला है, मोर मुरैला इसको बोलते हैं, मोर मुरैला चित्रकला, ये कहाँ पर प्रचलित है, यह भी जो है बघेलखंड में प्रचलित है। और इसमें क्या किया जाता है, मोर का चित्रण किया जाता है। मोर पक्षी जानते हैं ना, पिकॉक, जो मोर पक्षी होता है उसका दीवार में क्या करते हैं, चित्र। भाई दीपावली को देखोगे ना, कहीं मटका बना दिया जाता है। अपन ने बचपन में इनको बहुत बनाया हुआ है, जब भी दिवाली आती थी तो बहुत सारा रंग घोल करके जो है दीवारों में मार बना डालते थे, ठीक है। तो ये क्या होता है, मोर मुरैला का चित्र होता है। आगे बात करते हैं, संजा चित्रकला का क्षेत्र जो है कहाँ पर है। संजा चित्रकला, ये चित्रकला मालवा में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है, मालवा में। किसके द्वारा बनाई जाती है, कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाई जाती है। जो अविवाहित कन्याएं होती हैं, गोबर मिट्टी से लेकर के जो है क्या बनाते हैं, संजा माता का चित्र बनाई जाती है। संजा क्या है, एक देवी है, ठीक है। तो संजा माता का चित्र बनाया जाता है। इसी प्रकार से बुंदेलखंड में भी जो चित्र बनाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, मामूलिया बोलते हैं। मामूलिया चित्रकला भी कहाँ की है, मामूलिया चित्रकला कहाँ की है। अब देखिएगा, मामूलिया जो है चित्रकला है, लेकिन हमारे यहाँ पर मामूलिया कुछ अलग प्रकार से होती है, ठीक है। मामूलिया में क्या किया जाता है, एक महाबुलिया बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, मामूलिया को महाबुलिया बोला जाता है। इसमें जो है लड़कियाँ होती हैं, शायद कार्तिक महीने में या कुंवार महीने में, जब वर्षा ऋतु के टाइम पर होता है ये। इसमें जो है पड़ोस की जितनी भी छोटी-छोटी बच्चियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, एक जो है पेड़ लाती हैं, छोटा-सा एक काँटे का पेड़ लाती हैं, उसमें जो क्या करती हैं, बहुत सारी फूल पत्तियाँ सजाती हैं। और इधर जो है क्या करती हैं, बढ़िया गोबर से जो है बढ़िया मतलब चित्र बनाती हैं। इधर पर जो चित्र बनाती हैं, इसमें खूब फूल पत्तियाँ सजाएँगी और गाना गाएँगी। जैसे बोलते हैं क्या, अब मैं वैसे गा कर के बताऊँ क्या, वैसा नहीं बता सकता क्योंकि मुझसे अच्छा बनता नहीं है। पता तो है, मुझे याद है, लेकिन वो थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है बोलने में। जैसे बोलते हैं, मतलब इसको महामूलिया जो देवी को जो है समर्पित करते हुए जो उसके लिए गाना गाया जाता है, जैसे कि लाओ लाओ ये महाबुलिया के फूल सजइये अच्छी महाबुलिया। तो ऐसे जो है क्या करते हैं, गाना गाते हैं। अब जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग इधर बैठे रहते थे, तो हमें याद है किस लिए बैठे रहते थे, क्योंकि ये जो है जब पूजा करती थी तो ये जो है प्रसाद देती थी। प्रसाद खाने के लिए अपना जो क्या होता था, डेली शाम का ये नियम होता था, ये दिन भर कहीं रहे, शाम को जो है यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और इन लोगों को जिस दिन लास्ट होगा, मतलब 15 दिन चलता है, 15वें दिन जिस दिन लास्ट होगा, इस दिन जो है जितनी भी लड़कियां होती हैं उन सभी लोगों को, जो भैया लोग होते हैं, वो कपड़े वपड़े उन्हें दिलाते हैं और बढ़िया इसको सजाने के लिए सब कुछ लाते हैं। तो ये क्या होता है, ऐसा ही पर्व जो है बुंदेलखंड में जो होता है उसे क्या बोलते हैं, मामूलिया बोलते हैं। तो भाई बचपन जिया करो यार, मतलब पढ़ाई लिखाई में इतनी यार व्यस्त मत रहो, बचपन को जी लिया करो, तभी जो जीवन भर कहानी बताते रहते हैं अपनी बचपन में ऐसा किया हुआ था, क्या है लाइफ में, ठीक है। तो बचपन को कम से कम जिया करो, और बाकी जब जिम्मेदारी का टाइम आए तो जिम्मेदारी है भी, क्योंकि वही टाइम होता है, एक गोल्डन टाइम बचपन का ही, जब हमारे पास में सब कुछ फ्री समय होता है, फिर बाकी लाइफ में फ्री समय नहीं मिलता है। तो ये संध्या चित्रकला हो जाएगी, जो कि मालवा में प्रचलित है। और इसके जैसी ही चित्रकला कहाँ पर प्रचलित है, बुंदेलखंड में, उसका नाम क्या है, मामूलिया है। अभी आगे आएगी तो देखेंगे। चलिएगा अगले चित्र की बात करते हैं। तो अगला है मांडना चित्रकला, ये कहाँ पर प्रचलित है, मांडना चित्रकला, ये जो है मालवा और निमाड़ का जो है एक प्रसिद्ध भूमि अलंकरण है, मतलब दीवार पर बनाए जाने वाला चित्र है। कौन सा, मांडना चित्रकला। तो ये भी कहाँ की है, मालवा और निमाड़ की है, ध्यान रखिएगा। जिरोती चित्रकला, ध्यान रखिएगा, जिरोती चित्रकला ये कहाँ पर है, तो यह जो है आई थिंक हरियाली अमावस्या के समय पर बनाई जाती है, लेकिन कहाँ पर जो है, निमाड़ में प्रचलित है। निमाड़ जो है खंडवा खरगोन वाला। अब ऐसा सुनिएगा भाई कि एक आदमी है, एक औरत है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, मार रहा है उसको, मतलब पिटाई कर रहा है, ठीक है। कुछ हो गया होगा, ये मतलब रियलिटी नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ। तो जो है उसे कह रहे हैं कि भाई नहीं मार, नहीं मार, नहीं मार, नहीं मार। फिर लेकिन फिर भी लड़की कहती ठीक है मार दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं रोती रहूँगी, जी रोती रहूँगी, मतलब अपने आदमी से ऐसा बोल देती ना औरतें कि ठीक है जी रोती रहूँगी, जी रोती रहूँगी, जी रोती रहूँगी, मतलब जी रोती रहूँगी। तो ऐसा कुछ क्या है, कह रही है, और ये व्यक्ति जो है मारने के लिए कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, नी मार मतलब नहीं मार, क्यों, रोती रहेगी। तो जीरोती चित्रकला कहाँ की है, ये ध्यान रखना है। तो आप क्या बताएंगे, निमाड़ की चित्रकला है, याद आ जाएगा, यकीन रखिएगा, परीक्षा में याद आ जाएगा, अगर आ जाएगा। पूछा गया है कई बार भाई साहब, आ चुका है, देखिएगा क्या क्या आ चुका है इनमें से। जिरोती चित्रकला पूछ चुका है, संजा पूछ चुका है, और आपकी मामूलिया पूछ चुका है, तिलंगा चित्र आपका पूछ चुका है, ठीक है। और कोहबर अभी नहीं पूछा हुआ है, देखिए आएगा तो आ भी सकता है। मैं बहुत सारे एग्जाम नहीं देखता हूँ, जैसे छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उनको बहुत कम देखता हूँ, पीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वही एमपी जीके में तो वही फैक्ट पूछ जाते हैं। जिरोती कहाँ की हो जाएगी आपकी, ये निमाड़ की चित्रकला हो जाएगी। थापा चित्रकला कहाँ की है, थापा चित्रकला ये निमाड़ की चित्रकला है। हाथ की जो है थाप से बनाई जाने वाली ये कला होती है।
अच्छा, विवाह में कभी न कभी आपने देखा होगा जिस दिन मतलब क्या होती है मंडप गड़ता है, फर्स्ट डे होता है, तो उस दिन जो है सभी लोग जो है हल्दी का जो है हत्था आपके पीछे पीठ पर लगाते हैं, मतलब कपड़ों में लगाते हैं, ये परंपरा होती है। तो ऐसे ही थापा चित्रकला है, हाथ से बनाई जाती है, हाथ में कलर लगा कर के जो है वो कहीं पर धप्पुड़ाते हैं, तो हाथ का चित्र जो है बन जाता है, साइज़ उसका कलर लगा कर के ऐसा कर देते हैं। थापा चित्रकला भी कहाँ की है? निमाड़ की है, ध्यान रखिएगा। नौरता नौरता चित्रकला कहाँ की है? बुंदेलखंड की है और जो है नवरात्रियों के अवसर पर जो है बनाई जाती है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चित्रकला और है जिसका नाम है क्या भाई? पगल्या। क्या नाम है? पगल्या। ठीक है, ये भी कई बार जो है पूछ लेता है। तो पगल्या चित्रकला कहाँ की है? यह भी जो है आपकी जो है निमाड़ में देखने को मिलेगी। पगल्या में क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो पैर होता है, बच्चे का जो पैर होता है, तो उस बच्चे के पैर को क्या करते हैं? हल्दी में डुबोया जाता है। हल्दी में डुबो करके जो है एक जगह दूसरी जगह उसका चित्र बना दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? पगल्या। पगल्या मतलब पैर का चित्र जो होता है उसे पगल्या बोल देते हैं। ये भी शुभता का प्रतीक माना जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके चित्रकला संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो हो जाएंगे। इस प्रकार से हमें क्या करना है फ्रेंड्स? रिवीजन करना है। आज से डेली ही ऐसा करेंगे। 10 फैक्ट याद रखिएगा। क्या है? पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। ध्यान रखना, इसी प्रकार से करना है और मजा आ जाए तो अंत तक जुड़ सकते हैं और अन्यथा क्लास को जो है इग्नोर कीजिए अगर दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि यह क्लास जो है वास्तविक रूप से भाई पढ़ने वालों के लिए है। अगर आप जो क्या कर रहे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। तो यही क्या है, अगर रियल में पढ़ रहे हो तो हमारे साथ में जरूर जुड़ना है। अगर रियल में पढ़ने वाले हो, सीरियस स्टूडेंट हो, ऊंचाइयों तक आपको पहचाने का हमारा रहेगा। भाई हम भी वो हैं जो कि ऐसी हालातों से चल करके आए हुए हैं जहाँ सामने वाला व्यक्ति झुक जाता है मजबूरियों के सामने, लेकिन हम कभी झुके नहीं हुए हैं। वही वजह है कि जो है जहाँ भी खड़े हो जाते हैं तो वहीं से जो क्या है बोलते हैं ना कि कोई असंभव वाली बात नहीं है कुछ भी। चलिएगा अगली बात करते हैं कि भील जनजाति द्वारा पिथौरा चित्रकला में मुख्य रूप से किस जीव का अंकन किया जाता है? देखिएगा, भील जनजाति में जो चित्रकला प्रचलित है उसे क्या बोलते हैं? पिथौरा चित्रकला बोलते हैं। ठीक है, उसमें किस जीव का जो है मुख्य रूप से अंकन किया? देखिए वैसे कई जीवों का जो है पिथौरा चित्रकला में अंकन करते हैं। इधर देखेंगे तो ये जो है देख पा रहे हैं, ये क्या है? पिथौरा पेंटिंग है। और ये किसमें प्रचलित है? तो पहली बात बताइएगा, ये भील जनजाति में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है? भील जनजाति में जो है पिथौरा चित्रकला प्रचलित है। और इसमें अगर बात करें तो बहुत से चित्र बनाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चित्र बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है? घोड़ा को चित्र बनाया जाता है। ठीक है, किसका? घोड़ा का चित्र बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भील जनजाति के लोग जो है धार्मिक परंपरा मानते हैं अपनी। क्या मानते हैं? धार्मिक परंपरा मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो इनमें से जो उनका भगवान है, तो घोड़ा का चित्र बनाने से क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, तो क्या करते हैं? घोड़ा का चित्र बनाते हैं। और इनकी ऐसी मान्यता है कि जिसमें जो है जिस व्यक्ति के ऊपर जो है ईश्वर की क्या होती है? कृपा होती है, वही व्यक्ति क्या कर सकता है? ऐसे चित्र बना सकता है। तो ये पिथौरा चित्रकला कई बार प्रश्न आ चुका है, किस जनजाति में प्रचलित है? आप क्या बताएंगे? भील जनजाति में। देखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा, तो घोड़ा चित्र का जो चित्रांकन किया जाता है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण जो है परीक्षा उपयोगी प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछे पिथौरा चित्रकला का मुख्य कलाकार कौन सा है? तो एक ध्यान रखिए, आपका पेमा फात्या है, ये कहाँ के हैं? आपके झाबुआ जिला के। लेकिन दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है, दूसरा नाम है क्या? भूरीबाई। भूरीबाई अलीराजपुर की हैं, इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है? पद्मश्री भी मिल चुका है। इस बात को भी ध्यान रखिए, दोनों किससे संबंधित हैं? पिथौरा चित्रकला से। पिथौरा चित्रकला का क्षेत्र कौन सा है, यानी कि ये चित्रकला कहाँ पर प्रचलित है? तो आप क्या बताएंगे? झाबुआ, अलीराजपुर और धार जिले में ज्यादातर प्रचलित देखने को मिल जाएगी। चित्र बनाने वाले को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। लिखंदरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखंदरा बोला जाता है। जो भील जनजाति में पिथौरा चित्रकला बनाने का कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं? लिखंदरा बोलते हैं। पिथौरा किस प्रकार की कला है? तो ये क्या बताएंगे? एक प्रकार की धार्मिक और अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला। भित्ति का मतलब जानते हैं ना, जो दीवार पर चित्रकला बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? भित्ति चित्रकला कहते हैं। भूरीबाई का संबंध किससे है? तो ये प्रसिद्ध क्या है? भील चित्रकार हैं और इन्हें क्या मिल चुका है? पद्मश्री मिल चुका है। कब? 2021 में एमपीपीएससी में उठा करके देख लीजिए, कम से कम 5 बार ही जो है पेपर पूछा जा चुका है भूरीबाई को लेकर के। अगली बात करते हैं, जनगण सिंह श्याम का संबंध किससे है? देखिएगा, जनगण सिंह श्याम जो है बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ये गोंड चित्रकला के जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गोंड चित्रकला को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई हुई थी। और यह जो है कहाँ गए हैं? ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिला के हैं। कौन? जनगण सिंह श्याम पाटनगढ़ गांव के हैं, जिसे चित्रकला का गांव भी कहा जाता है। पिथौरा में रंगों का स्रोत क्या होता है? यानी कि जो पिथौरा चित्रकला बनाते हैं दीवारों में, उसमें कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें प्राकृतिक खनिज और वनस्पतियों से बने हुए रंगों का प्रयोग करते हैं। जनजातीय कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कला संग्रहालय आपके बताएंगे भोपाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में जो इसकी स्थापना की गई थी। नॉर्मल वॉरियर
क्या बात करता है भाई, पिथौरा कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले विद्वान हैं। तो ये विद्वान का ध्यान रखिएगा, नॉर्मन वारियर जो है ये क्या है, पिथौरा चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले व्यक्ति हैं। गौंड चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई हुई थी? जनगढ़ सिंह श्याम ने जो है दिलाई हुई थी। 10वां फैक्ट है, चंगते चित्रकला जो है किस जनजाति द्वारा बनाई जाने वाली कला है? तो ये किससे द्वारा? गौंड जनजाति द्वारा बनाई जाने वाली ये क्या है? कला है, चंगते चित्रकला। इतने फैक्ट जो है आपको क्या कर लेना है, ध्यान कर लेना है कम से कम। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं भाई, डेली चलता रहेगा ये रिवीजन, ठीक है, कुछ भी बचेगा नहीं, डेली जो है कुछ ना कुछ जो है आपको नया मिलता रहेगा। तो बस आप लोग क्या करिएगा भाई, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, और बस जो है कम से कम वफादारी तो दिखाइएगा, तो फिर देखिएगा हम कितना करने का। आप अगर 2 घंटा प्रयास करते हैं, यकीन मानिएगा ये चीज़ें तैयार करने में जो है बहुत सारा समय लग जाता है, रात में बहुत देर तक जागता रहा मैं, वो क्या किया जाए ऐसा कि मतलब कुछ अजीब हो, मतलब कि अनबिलीवेबल कार्य हो। जब अनबिलीवेबल यानी कि असीमित कार्य करते हैं तभी असीमित रिजल्ट आता है, वरना सीमा में रहकर कार्य करने से सीमा के अंदर जो है रिजल्ट आता है, और सीमा के अंदर रहने से क्या है, सिलेक्शन नहीं होता है। जब असीमित कार्य करोगे तब तुम्हारी सीमा जो है पार हो जाएगी, और सीमा पार होने का मतलब ही क्या होता है, सिलेक्शन होता है। चलिएगा देखिएगा, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बाघ प्रिंट चित्रकला में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? हमने देखा हुआ था जब वो पढ़ी थी विभिन्न मध्य प्रदेश की कलाएं, तो जैसे छापा होता है, तो बाघ प्रिंट क्या है? वास्तव में एक प्रकार का प्रिंटर है। प्रिंटर मतलब जो कपड़ों में चित्र बनाए जाते हैं वो है। देखिएगा यहाँ पर ये देख सकते हैं भाई, बाघ प्रिंट जो है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये जो लिए हुए है, ये क्या है, जो हाथ में ये लिए हुए है, इसे क्या बोलते हैं? प्रिंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंटर बोलते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है, विभिन्न प्रकार के हाथ से चित्र बना रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं? हस्तशिल्प बोल देते हैं कई बार। तो ये जो हाथ से चित्र बना रहा है, कौन कौन से रंगों का प्रयोग कर रहा है? इधर देखेंगे तो ये जो है आपका कौन सा काला रंग है, और इधर देखेंगे तो कौन सा रंग है, इधर लाल रंग दिख पाएगा आपको, ठीक है। तो ये क्या है, लाल और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो लाल और काला रंग जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बाघ प्रिंट कहाँ पर प्रचलित है? ध्यान रखिएगा, ये जो है धार जिले में प्रचलित है। कौन से जिले में प्रचलित है? बाघ प्रिंट धार जिला में प्रचलित है। और इस जो प्रिंटर को है जो बटिक प्रिंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बटिक प्रिंट भी कहा जाता है। तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि बटिक प्रिंट का संबंध किससे है? ये बाघ प्रिंटर से है, यानी कि धार जिला वाली जो प्रिंटर है उसे क्या बोलते हैं? बटिक प्रिंट बोलते हैं। और ऐसा ही अगर आपसे पूछे भैरवगढ़ प्रिंटर का संबंध किससे है? भैरवगढ़ है। भैरवगढ़ प्रिंटर जब आपसे पूछे तो इसमें क्या बताएंगे? भैरवगढ़ प्रिंटर का संबंध जो है उज्जैन के है, उज्जैन से है, ठीक है। ये उज्जैन में ऐसा प्रिंटर प्रचलित है, उसे क्या बोलते हैं? भैरवगढ़ प्रिंटर बोलते हैं। बटिक प्रिंट पूछे कहाँ से है? ये धार जिला से है, कुच्छी। धार का जो तहसील है एक, जहाँ पर ये प्रचलित है बटिक प्रिंट, कुच्छी है। धार की एक तहसील है जिसका नाम है कुच्छी तहसील, कुच्छी तहसील में जो है प्रचलित है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, देखेंगे कि टॉपिक संबंधी जो है अन्य महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न देख लेंगे। लाल और काला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाघ प्रिंट का मुख्य जिला कौन सा है? तो आप कहेंगे धार जिले में जो है बाघी नदी के तट पर स्थित है। बाघ की गुफाएं भी कहाँ पर स्थित हैं? बागनी नदी के तट पर स्थित हैं। बाघ प्रिंट के शिल्पकार कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, ये जो है इस्माइल सुलेमान खत्री, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र मतलब कलाकार हैं इसके बाघ प्रिंट के, क्योंकि इन्हें मिल चुका है क्या? पद्मश्री सम्मान, जिसे मेरे भारत का सबसे श्रेष्ठ सम्मान पद्मश्री, वो व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता, परीक्षा के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मेंस में जब लिखते हैं ना, तो कई लोग बता देंगे कि बाघ प्रिंट क्या है, एक प्रकार का प्रिंटर जो धार जिला में प्रचलित है। लेकिन अगर ये फैक्ट डाल दिया है आपकी मतलब प्रसिद्ध कलाकार, तो ये जो है आपकी जो है एक्स्ट्रा मतलब ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, आपको सामान्य लोगों से क्या कर देती हैं, अलग कर देती है। तो बाघ प्रिंट का संबंध किससे है? ये ध्यान रखिएगा, ये जो प्रसिद्ध इसके कलाकार है इस्माइल सुलेमान खत्री हो जाएंगे। बाघ प्रिंट को जो क्या है जीआई टैग कब मिला था? तो वर्ष 2008 में जो है बाघ प्रिंट को जीआई टैग मिल चुका था। प्रिंटिंग का माध्यम क्या होता है, यानी किसके माध्यम से प्रिंट किया जाता है? तो लकड़ी के सांचों के क्या होते हैं? लकड़ी के सांचों यानी कि ब्लॉक द्वारा जो क्या की जाती है, छपाई की जाती है कपड़े पर। अगली बात करते हैं, रंगों की विशेषता क्या है यार? इसमें जो है फिटकरी और लोहे के जंग से प्राकृतिक रंग का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। किससे? जो कपड़ों पर रंग लगाते हैं इस सांचों के माध्यम से। भैरवगढ़ प्रिंट कहाँ का है? तो आप क्या बताएंगे? ये उज्जैन का है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भैरवगढ़ प्रिंट उज्जैन का, और बटक प्रिंट कहाँ की? बाग की, धार की। चंदेरी साड़ियों को जीआई टैग किस वर्ष दिया गया था? 2005 में दिया गया था। ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश का क्या है? प्रथम जीआई टैग है। ये क्या है? मध्य प्रदेश का प्रथम जीआई टैग है। महेश्वरी साड़ी का संरक्षण जो है किसके द्वारा किया गया था? देवी अहिल्याबाई द्वारा किया गया था, और ये भी जो है जीआई टैग मिल चुका है। अभी शैली होलकर को जो है इसी साड़ी के लिए क्या दिया गया है? 2025 में पद्मश्री दिया गया है। नंदना प्रिंट जो है ये किस किस जनजाति में प्रचलित है? तो आप क्या बताएंगे? भील जनजाति में, नीमच और मतलब नीमच जिले में जो है यह प्रिंट प्रचलित है, और भील जनजाति में जो है क्या है? पाया जाता है। बटुआ शिल्प के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भोपाल में जो है
फेमस है भोपाल। भोपाल के जो है इन्हें क्या बोलते हैं, जरी के बटुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जरी जो है एक स्थान है या फिर किसी कपड़े का नाम है। तो जरी के बटुआ कहाँ के फेमस है, ऐसा प्रश्न पूछता है। जरी के बटुआ, ये कौन सा बटुआ है, चित्र में दिखाऊं क्या आपको, जो है पढ़ा चुका हूँ भाई शिल्पकला। बटुआ मतलब जो पर्स होता है ना, एक प्रकार का जो महिलाओं का पर्स होता है भाई, सुपारी उपारी इसमें रखते हैं। विवाह में जो बटुआ मिलता है वो छोटा सा, ठीक है। तो ये वही वाला बटुआ है, ठीक है। बटुआ का मतलब एक डायरी जैसा होता है, पहले जो है यूज किया था और लोग यूज करते थे। भोपाल की जो बेगम थी उनके द्वारा जो है उसके समय पर इसका क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। तो ये फैक्ट जो क्या करना है आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा प्रश्न यहाँ से एक ऐसा पूछा जा चुका है कि एक साइड में दिए हुए थे ये हस्तशिल्प दिए हुए थे, जैसे कि एक तरफ लिख दिया जरी के बटुआ, जरी के बटुआ, हाँ ठीक है। एक तरफ लिखा हुआ है जरी के बटुआ और एक तरफ लिखा हुआ भैरवगढ़ प्रिंट, भैरवगढ़ है, भैरूगढ़ है, ठीक है। तो इधर ऐसे इनके नाम लिख दिए, इधर लिख दिया जिला की, कौन से जिला से कौन संबंधित, ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जा चुका है। उठाकर देख लीजिएगा, एमपीपीएससी 2018-17 का प्रश्न है ये। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और जो है अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आया है मजा तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, जो है आपको क्या करना है एक बात जो है बता देनी है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा, जो है बधाई देने की बात नहीं है, सिर्फ कह देना कि अच्छा है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है किस स्थापत्य शैली के अंतर्गत किया गया है। देखिएगा प्रश्न किससे है कि टेम्पल ऑफ जो है खजुराहो से पूछा गया है, इनका निर्माण जो है किस स्थापत्य शैली से संबंधित है। अब देखिएगा जो द्रविड़ शैली है ये कहाँ पर प्रचलित है, तो आप क्या कहेंगे, यह शैली जो है दक्षिण भारत में प्रचलित है। द्रविड़ शैली कहाँ पर प्रचलित है, दक्षिण भारत में। नागर शैली कहाँ पर प्रचलित है, यह जो है आपकी उत्तर भारत में प्रचलित है, उत्तर भारत में प्रचलित है। और बेसर शैली जो है क्या है, ये ए और बी का दोनों का क्या है, मिश्रण क्षेत्र देखने को मिलता है, यानी कि इनके जो है बीच में देखने को मिलता है। कुछ जो है इसकी कला इसमें प्रयोग की गई है, कुछ जो है नागर शैली के प्रयोग किया गया है। और गोथिक स्थापत्य जो है यह जो है गोवा में देखने को मिलती है, यह पुर्तगालियों द्वारा जो है भारत में चलवाई गई थी। किसके द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा जो है इसका क्या किया गया था, प्रचलन करवाया गया था। इतनी बात ठीक है। खजुराहो स्थापत्य कौन से में हो जाएगा, नागर शैली में जो है बने हुए हैं। खजुराहो के मंदिर किस में बने हुए हैं, नागर शैली में बने हुए हैं। और आप देखेंगे नागर की एक उप शैली है, क्या है, नागर की एक उप शैली है जिसका नाम है पंचायतन शैली। क्या नाम है, पंचायतन शैली। पंचायतन शैली में क्या किया जाता है कि इस प्रकार से पहले चबूतरा बनवाया जाता है, बीच में जो है मुख्य देवता का मंदिर बनेगा और जो चारों कोने में बनेंगे वो क्या बनेंगे, छोटे देवताओं के, उनके जो है सहयोगी मित्र देवताओं के जो है मंदिर बनाए जाते हैं। इस शैली को क्या बोलते हैं, पंचायतन शैली बोलते हैं। क्या देखें खजुराहो के मंदिर, चलिए ये देख लीजिएगा, ये क्या है आपके खजुराहो के मंदिर है, ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहते हैं, खजुराहो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मूर्ति शिल्प का तीर्थ कहा जाता है, ठीक है। दुनिया में इनके मुकाबले मूर्तियां जो है कहीं पर नहीं बनी गई हैं। बहुत अच्छी जो है वास्तुकला जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से जो है एक मंदिर है, यहाँ की कलाकृति आप देखिएगा भाई, ये पुराने जमाने की कलाकारी है, चंदेल राजाओं द्वारा बनवाई गई थी, जो कि 850 से लेकर के 1050 के मध्य में ये मंदिर क्या है, बनवाए गए थे, ठीक है। तो चंदेल शासकों के बनवाए गए हैं। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में जो क्या है ये मंदिर स्थित है। और यह इतना ही नहीं भाई, ये इनका प्रमाण ये नहीं है कि विश्व श्रेष्ठ हैं, इसका प्रमाण इस बात से भी लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में पहली बार पूरे भारत में जो है, भारत में जो है सबसे पहले, मतलब सबसे पहले तो 1900 आई थिंक 76 में भारत सदस्य बना था, लेकिन अग्रणी जो मतलब साइडें थी जिन्हें विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है, उनमें से एक साइड क्या है, छतरपुर जिले की जो खजुराहो है, जिसे विश्व की धरोहर घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा, कब, 1986 में, ठीक है। तो ये जो है कलाकृति यहाँ पर देख सकते हैं। और इतना ही नहीं भाई, जहाँ आप जो है शर्म के पर्दे अभी जो है खुलकर नहीं बोल पाते हैं, वहाँ इन मंदिरों के बाहर जो है मूर्तियों को इस प्रकार से दिखाया गया है कि मतलब आप समझने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या प्रदर्शित करना चाहती हैं मूर्तियाँ, क्या दिखाना चाहती हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने भी जो कुछ ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं, लेकिन आपको इतनी स्पष्टता से नहीं दिखेंगी, क्योंकि मैं भी जो क्या है एक शिक्षक की मर्यादा जानता हूँ, किस प्रकार से आपके सामने बोलना है, क्या चीज़ें करनी है। तो मैं जो है उन शब्दों का प्रयोग करता हूँ और उनके माध्यम से समझाने, इनमें जो है कुल मिलाकर के एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है काम शास्त्र। क्या नाम है, काम सूत्र, ठीक है, काम सूत्र। और अगर आपने भारतीय संस्कृति को पढ़ा हुआ है तो हमारे जो जीवन के लक्ष्य हैं वो 4 लक्ष्य हैं। कौन से लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है, मोक्ष। और ये काम जो किससे संबंधित है, काम सूत्र ग्रंथ से संबंधित है, ठीक है। इस काम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक किताब लिखी गई है प्राचीन काल में, किस प्रकार से जो है सुखपूर्वक जो है इस काम को, मतलब वैवाहिक जीवन जब होता है तो वैवाहिक जीवन के पश्चात जो गृहस्थ आश्रम में क्या करते हैं, ये काम वासना और सेक्सुअल एक्टिविटीज जो होती हैं उसको क्या किया गया है, इस काम सूत्र ग्रंथ में जो है विभिन्न प्रकार की पोजीशन और स्थिति के बारे में क्या है बताया गया है।
कि कैसा मतलब बेस्ट से बेस्ट जो है हो सकता है। तो ये जो है एक टारगेट है हमारी संस्कृति में, लक्ष्य है, और इसके बिना क्या है, जीवन अधूरा है। आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। जब ये 4 लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तभी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो उनमें से तीसरा क्या है, काम है। और कामसूत्र जो है वात्स्यायन ने जो है एक ग्रंथ लिखा हुआ है, इसी को प्रेरित मतलब इसी से संबंधित क्या है, मंदिरों का निर्माण करें। अलग अलग कारण है, मेंस में मैं इनकी बेहद विस्तृत चर्चा कर दूंगा। मुझसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन यही पूछा गया था भाई साहब कि आप छतरपुर के खजुराहो के हैं, अपने मंदिर जरूर देखे होंगे, वहां पर जो है मूर्तियों को विभिन्न प्रकार की सेक्सुअल पोजीशन में जो है दिखाया गया है। अगर मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा जो है यहाँ पर देखेंगे, या फिर आप गूगल करके खुद जो है मूर्तियां देख लीजिएगा। इसमें जो है विभिन्न प्रकार की सेक्स की पोजीशन को दिखाया गया है। ठीक है, कहाँ, ये मंदिर के बाहर है। ठीक है, ये मंदिर के बाहर हैं। तो मतलब वहां फंसा लेते हैं इंटरव्यू में, आप उन खुले शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप सर में उसमें पड़े रहेंगे, उधर जो है आप कम से कम चीज़ों को तो पढ़िएगा भाई। जब भी आपको समय मिले गूगल करिएगा, जहाँ भी करना हो आप करिएगा, इनके बारे में उचित रीजनों को देखिएगा। बाकी मैं भी जो है मेंस में बता दूंगा, जब भी मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग करेगी मैं विस्तृत बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके कई कारण हैं, उनमें से एक कारण क्या है, आपका काम सूत्र है। दूसरा कारण जो मैंने जो कहा था कि सर, इसमें जो मैंने इंटरव्यू में इसमें जवाब दिया था कि मुझे लगता है ये जो जिसको मूर्तियां दिखती हैं तो उसके दिमाग की उपज है ये। ठीक है, वो उसके सोच की है, वो उसके माहौल का उपज है, उसके वातावरण में मतलब क्या चलता है, उसके दिमाग में क्या चलता है। वरना मूर्तियों में जो है एक कला भी दिखती है, जिस कलाकार ने जो है बनाई हुई है, तो उसे देखने वाले दृष्टिकोण जो है उस कला को भी देख सकता है। ठीक है, या फिर आप जो है इसे अध्यात्म से जोड़ करके बता सकते हैं कि अगर जो आपकी कुछ इस प्रकार की मानसिकता है, क्या है, कुछ इस प्रकार की मानसिकता है, तो आप मंदिर के बाहर खड़े रहकर इनका आनंद लीजिएगा। आप भगवान के सामने पहुंचने के जो अभी योग्य नहीं बने हुए हैं, आप पहले अपनी इंद्रियों को जीतिएगा, तब जो है भगवान से कुछ चेष्टा कीजिएगा। वरना चेष्टा में आप क्या करेंगे, पता चला सुंदर लड़की को ही मांग लिया। ठीक है, तो ये है। और एक हेमराज नाम के ब्राह्मण और उसकी पुत्री हेमवती कन्या की जो कहानी प्रचलित है कि कामदेव से किस प्रकार से क्या हुआ था, तो उस संदर्भ में भी, हालांकि वो क्या है, एक किंवदंती के रूप में जो है आपको देखने को मिलेगी। तो चलिएगा, ये जो है मूर्तियाँ हैं, चलिए इनसे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, आपको जो बहुत सारा मिल जाएगा। तो ये धीरे धीरे सीधे सब चीज़ें जो है समझ में आती है। तो नागर शैली में जो है मंदिर बने हुए हैं, उनसे संबंधित प्रश्न जो देखिएगा। आप कहेंगे मंदिरों का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था, 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच करवाया गया था। दरअसल चंदेल वंश की शुरुआत जो है 850 से होती है, तो उनमें से कई मंदिर जो है शुरुआती तौर पर बनाए गए थे, लेकिन ठीक है, 950 से 1050 ईस्वी के बीच में जो है मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। आगे बात करते हैं, निर्माणकर्ता कौन है, तो ये जो है इस स्लाइड से जो है लगभग प्रश्न आपका एक प्रश्न आ जाएगा। जो ये स्लाइड है इसमें से एक प्रश्न आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंदेल वंश से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमपी किसी भी एग्जाम के लिए। चंदेल वंश खजुराहो के मंदिर उठाकर देखिएगा भाई, कम से 100 बार प्रश्न पूछ चुका होगा इस यहाँ से। निर्माण किसने करवाया था खजुराहो के मंदिरों का निर्माण, तो आप क्या बताएंगे, चंदेल वंश ने। यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, तो आप बताएंगे 1986 में। मध्य प्रदेश की ये पहली साइट है जो विश्व धरोहर में शामिल की गई थी, और ये 1986 में शामिल की गई थी। और खजुराहो का प्राचीन नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, खजूरवाहक या जेजाक भुक्ति। ध्यान रखिएगा, एमपीपीएससी कब का प्रश्न है ये, 2025 या 24 का प्रश्न है कि जेजाक भुक्ति का संबंध किससे है। ऑप्शन में दिया हुआ तो बुंदेलखंड। ठीक है, तो जेजा एक जो है राजा हुआ करते थे चंदेल वंश के, और भुक्ति का मतलब होता है प्रांत या राज्य। तो जेजा का जो राज्य था उसे क्या कहा गया था, जेजाक भुक्ति कहा गया था। मंदिरों की वर्तमान संख्या है, यहाँ पर जो है लगभग वर्तमान में 22 मंदिर ही देखने को मिलेंगे भाई साहब। आपको कितने मिलेंगे, 22 मंदिर ही देखने को मिलेंगे। मूलतः जो है यहाँ पर 85 मंदिर थे, और ये तो जंगल में भाई छुपे हुए थे, यहाँ बहुत खतरनाक जंगल था। ठीक है, तो टी.एस. वर्ट ने जो है इनको खोज निकाला था, मतलब खोजा था, और स्थानीय लोगों से बात की तो पता चला कि भाई वाह, इतनी अंग्रेज थे ये, पुरातत्व से संबंधित थे, तो इन्होंने जो है इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है टी.एस. वर्ट को। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो इन मंदिरों में से कंदरिया महादेव मंदिर है। एमपीपीएससी 2023 का ये प्रश्न है, उठा करके देख लीजिएगा कि सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे, दरअसल मंदिर नहीं पूछा था, उसमें पूछा था कि खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा चबूतरा किसका है, जिसके ऊपर मंदिर बनाया जाता है, तो कंदरिया महादेव मंदिर ऑप्शन था, मैं लगाया था, यही जो है सही माना गया था बाद में। तो विद्याधर द्वारा, चंदेल शासक विद्याधर द्वारा महमूद गजनबी की जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा, खजुराहो का सबसे पुराना मंदिर, देखिएगा अभी तक ये फैक्ट जो सबसे सामान्य किताबों में नहीं मिलता है, तो आप क्या बताएंगे, 64 योगिनी मंदिर जो है यह ग्रेनाइट से निर्मित है, ये खजुराहो का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। और ये 64 योगिनी मंदिर सिर्फ यहाँ पर नहीं है, मध्य प्रदेश में 3 जगह पर देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है जी, ध्यान रखिएगा। एक जो है आपको क्या मिलेगा, मुरैना में देखने को मिल जाएगा 64 योगिनी मंदिर। एक जो है आपको भेड़ाघाट में देखने को मिल जाएगा, यानी कि जबलपुर में, क्या मिल जाएगा, जबलपुर में देखने को मिल जाएगा। एक जो है छतरपुर जिले के जो है खजुराहो में देखने को मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, छतरपुर जिले के खजुराहो में। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना, 3 जगह है।
लक्ष्मण मंदिर के जो है ये भी कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में ही स्थित है। इसका निर्माण जो है यशोवर्मन द्वारा करवाया गया था। ये नाम लक्ष्मण है लेकिन भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका है? भगवान विष्णु का मंदिर है। यशोवर्मन को जो प्रथम प्रतापी शासक कहते हैं चंदेल वंश का। और मंदिरों का जो धार्मिक विभाजन किसमें है? तो यहाँ पर देखिएगा शैव धर्म से संबंधित मंदिर है, वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर है, जैन धर्म से संबंधित मंदिर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। 3 धर्मों से संबंधित है। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है किससे संबंधित मंदिर यहाँ पर नहीं है? बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर मंदिर जो है नहीं देखने को मिलते हैं। तो वैष्णव, जैन और शैव धर्म से संबंधित जो है यहाँ पर मंदिर देखने को मिलेंगे। खजुराहो की खोज किसने की हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? टी.एस. वर्ट ने की हुई थी। और यहाँ पर अभी एक प्रश्न और पूछा गया है कि खजुराहो का वर्तमान में कौन सा मंदिर है जिसमें डेली पूजा होती है? आप क्या बताएंगे? जो क्या है भाई ऑप्शन में? मतंगेश्वर मंदिर है। ठीक है, मतंगेश्वर मंदिर। मतंगेश्वर मंदिर जो है ये ऑप्शन में जो है दिया हुआ था। ये एमपीपीएससी 2024 का प्रश्न है। चित्रगुप्त मंदिर ये भी पूछा जा चुका है। ये पूछा गया था कि कौन सा मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है? तो चित्रगुप्त मंदिर जो है सूर्य देवता को समर्पित है। ये भी प्रश्न जो है 23-24 में ही आया हुआ है। तो हर बार आता है भाई, खजुराहो से एक प्रश्न आता है तो ध्यान रखेंगे। ये मंदिर पूछ लेता है कौन सा मंदिर कहाँ पर है, तो ये सभी ध्यान रखेंगे। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये रहा है अपना टेलीग्राम चैनल। और डेली यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? आपको टेस्ट देखने को मिलता है। तो आप क्या करना है, यहाँ पर जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि भाई ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही इससे जो है कोई क्या हो रही है, कमाई हो रही है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है फिलहाल में। जो है ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य सिर्फ क्या है कि जो लोग जो है 5, 10, 15 लोग जितने लोग भी हैं वो जो मतलब रियल में पढ़ाई करने वाले हैं, तो वो क्या है इस मंच में जुड़िएगा। आपको रियल में जो है पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा। सिर्फ जो है दिखावा करने वाले मत जुड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी 1-2 लोग जो है क्लासों तक अगर पहुँच जाए, मेरा उद्देश्य है कि मेरे तरीके जो है, मेरे तौर तरीकों से अगर 1-2 लोगों का भी भला हो जाए, 4-6 लोगों का भी भला हो जाए, उतना ही जो है क्या है काफ़ी होने वाला है। क्योंकि भाई उन्हें भी जब इंसान के व्यक्ति में क्या मिलता है ना, उपकार में कुछ चीज़ें मिलती है ना, तो उसके अंतर्गत क्या होता है, नैतिकता का निर्माण होता है। और जीवन में जो है वो कुछ ना कुछ क्या है मतलब जब भी उसे एक अवसर मिलता है तो कभी ना कभी वो कल्याण करता है लोगों का, अन्य लोगों का कल्याण करता है। दरअसल मुझ पर जो है ऐसा कुछ एहसान हुआ है, तो मुझे भी जो है ऐसी प्रेरणा मिल रही है। तो मुझे लगता है अगर मैं किसी के ऊपर एहसान करता हूँ तो उन्हें भी आगे चलकर कोई प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, तो चलिएगा इसमें जो है क्या करना है, आपको जुड़ जाना है, डेली टेस्ट देना है। यहाँ पर जो है डेली टेस्ट होते हैं, डेली क्लास का टेस्ट होता है और साथ ही साथ में जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को पूरी तरह से टारगेटेड एक रिवीजन टेस्ट होता है। तो 2 टेस्ट आपको जो है डेली बनाए जाते हैं। जैसे 2 लोगों के लिए बनाता हूँ, वैसे 5 लोगों के लिए बनाता हूँ, वैसे 10 लोगों के लिए, वैसे 50 लोगों के लिए, वैसे 100 लोगों के लिए भी उसी में क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर जुड़ जाना है। और इसका लिंक जो है आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा अभी जो है, तो वहाँ पर लिंक में क्लिक करेंगे, आप क्या कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे। चलिएगा बढ़ जाते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारे पास में ग्वालियर स्थित तेली की जो मंदिर है, तेली का मंदिर। देखिएगा तेली का मंदिर, तेली किसी भगवान का नाम नहीं है। तो ये मंदिर जो है ग्वालियर में स्थित है। और दूसरी बात, तेली की जो है मतलब तेल बेचने वाले जो व्यापारी हुआ करते थे, उनकी जो है एक शाखा के द्वारा क्या किया गया था, टैक्स एक्स के माध्यम से जो है मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसलिए जो है ये तेली का मंदिर कहता है। इसकी छत जो है किस शैली में बनी हुई है, ये क्या पूछ रहा है आपसे, जो है प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसका छत जो है किस शैली से बना हुआ है। तो देखिएगा इस मंदिर की फ्रेंड्स खास विशेषता है, ये देखिएगा, ये है तेली का मंदिर। मतलब तेली का मंदिर कहने का आशय है कि तेल के व्यापारियों से जो है इकट्ठा किया गया धन के द्वारा बनवाया गया मंदिर था। इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, तेली का मंदिर बोल देते हैं। कहाँ पर देखने को मिलेगा, ग्वालियर में देखने को मिलेगा। और इसकी खास बात अब देखिएगा, पूरी तरीके से तो नहीं दिख रहा, ऊपर लिख दिया था मैंने। तो इसका जो छत आप देखेंगे ना, इसका छत जो किस में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और ये द्रविड़ शैली कहाँ पर देखने को मिलती है, दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। बाकी जो नीचे वाला देखेंगे तो यहाँ पर एक चबूतरे के ऊपर जो है एक मंदिर बना हुआ है। किसके ऊपर बना हुआ है, चबूतरा के अंदर बना हुआ। और ये चबूतरा किसकी विशेषता है, उत्तर भारत के मंदिर यानी कि नागर शैली के मंदिरों की क्या है, विशेषता है। तो इसकी खास विशेषता है कि द्रविड़ और नागर शैली दोनों में ये बना हुआ मंदिर एकमात्र मंदिर है उत्तर भारत का, ध्यान रखिएगा, इसलिए विशेष हो जाता है। और इसकी छत किस में बनी हुई है, द्रविड़ शैली में। नीचे वाला भाग किस में बना हुआ है, नागर शैली में, ऐसे ध्यान रख लेना है। चलिएगा बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रश्नों की, जो है बात करते हैं। एक्स्ट्रा प्रश्न है, तेली का मंदिर जो है किस स्थान पर स्थित है, आप क्या बताएंगे, ग्वालियर के किले के जो है अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, ग्वालियर दुर्ग के अंदर स्थित है। मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो गुर्जर प्रतिहार काल में हुआ था, मतलब इनके समय पर हुआ था, इन शासकों के समय पर हुआ था। लेकिन वास्तव में निर्माण जो है तेली व्यापारियों की जो है एक शाखा द्वारा चंदा इकट्ठा करके जो है इसे बनवाया गया था। लेकिन किसके समय पर, राजाओं के समय पर, गुर्जर प्रतिहार राजाओं
मंदिर की ऊंचाई कितनी है? ग्वालियर के किले का जो है सबसे ऊंचा मंदिर है, ध्यान रखिएगा। ग्वालियर दुर्ग का जो है ये क्या है, सबसे ऊंचा मंदिर, लगभग इसकी ऊंचाई जो है 100 फीट देखने को मिलती है। द्रविड़ शैली का प्रभाव, इसकी गोपुरम जैसी छत दक्षिण भारतीय शैली की है, यानी कि जिसका ऊपरी भाग किसमें बना हुआ है, दक्षिण भारत की जो है द्रविड़ शैली में जो है बना हुआ है। गोपुरम किसकी विशेषता है? ये दक्षिण भारत की जो है विशेषता है। सास बहू का मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यह जो है ग्वालियर के किले में जो है देखने को मिल जाएगा। कछवाहा शासक महिपाल द्वारा जो क्या किया गया था, इसे बनाया गया था। सास बहू का मंदिर वो वाला नहीं है, मदर इन लॉ नहीं है सास बहू, ये मदर इन लॉ नहीं है। ये कौन है? मतलब सहस्त्र बाहु है, भगवान विष्णु का जो एक रूप है, सहस्त्र बाहु रूप है, जिसकी हजारों भुजाएं हैं, वो क्या कहलाता है? सहस्त्र बाहु भगवान कहलाते हैं। तो उनका मंदिर यह जो है बना हुआ है, उसे ये लोग कहते हैं सास बहू, सास बहू। सहस्त्र बाहु जो है पहले नहीं तरह जो है नहीं कह पा रहे थे, तो लोग जो है क्या है, उच्चारण है, कहने लगते हैं, कुछ भी कहने लगते हैं, ठीक है। जैसे गाँवों में सुना होगा आपको, कई लोग जो है दिलही नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? दिलही नहीं कहते हैं। ये प्राचीन काल में से दिलही ही कहा जाता है, वास्तविक नाम इसका दिलही है, दिलही, दिलही, दहली, दहली है भाई साहब, मुझे भी नहीं कहते बनता, दहली जो है से बोलते हैं। जैसे आला आपने पढ़ा होगा, तो उसमें बोलते हैं दहली वाला पिथौर आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखना आला को भी जो है आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसमें भी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और एक हमारे स्टूडेंट का कमेंट भी रहता है कि आल्हा के बारे में हमें सब कुछ बता दीजिएगा, सत्यम नाम उनका, चलिएगा उन्हें जो है इसमें आल्हा के बारे में बताएंगे, अगली जो मतलब वो प्रश्न आएगा। और चलिएगा सास बहू का मंदिर हो जाएगा। मान मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। मान मंदिर यह भी जो है ग्वालियर में स्थित है, और राजा मान सिंह तोमर द्वारा बनवाया गया था, ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा गुजरी महल भी बनवाया गया था। ग्वालियर किले का निर्माता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये भाई मतलब कहता हूँ यार, क्लास एक क्लास में ले लीजिएगा, मेरी कोई क्लास मत लीजिएगा। अगर प्रीलिम्स 2026 देना चाहते हो, एक क्लास लीजिएगा। ऐसे फैक्ट डेली कराता हूँ यार, दिमाग में मतलब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पेपर इतना हलवा भी आ सकता है जब आप जिस दिन पेपर देंगे, ठीक है। क्योंकि सीधे से सीधे भाई अगर 30 से 40 प्रश्न, 50 प्रश्न आपको हलवा प्रश्न में मिल जाएंगे ना, मतलब पढ़े पढ़ाए, तो वहाँ सीधा आपको मेंटेलिटी सही हो जाएगी। वरना अगर प्रश्न जो है नहीं मिलते ना पढ़े पढ़ाए, तो वैसे 2-4 प्रश्न गलत हो जाते हैं। अगर पढ़े पढ़ाए प्रश्न मिल जाए, बन जाए, तो वहाँ पर मेंटेलिटी सही हो जाती है। बाद में भले ही गलत हो जाए, लेकिन दिमाग सही रहता है परीक्षा में, दिमाग सही रहता है, 2-4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, इतने में कट ऑफ में जो है आगे पीछे हो जाता है। तो ग्वालियर किले का निर्माता कौन है? सूरज सेन है, ध्यान रखिए, कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे। सूरज सेन ने क्यों बनवाया था ग्वालियर किला? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट किला है भाई साहब। इसे किलों का रत्न कहा जाता है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का सबसे मजबूत दुर्गों में से एक माना जाता है ग्वालियर किला। 525 में बनाया गया था, और ध्यान रखिएगा अभी तक यह जो है एक मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है। देख लीजिएगा, अभी भी जो है गवर्नमेंट इसका यूज कर रही है, पर्यटन के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ग्वालियर दुर्ग वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत के लगभग अधिकांश किले गिर चुके हैं। अब कब कहा देखिएगा, प्राचीन काल का ये किला बना हुआ है, अभी तक खड़ा हुआ है, और इसकी दीवारें अभी भी जो है गूगल करके देखिएगा, तो बहुत खतरनाक किला है, अभी तक जो है ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। बहुत मजबूत किला है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। जिब्राल्टर जो है बहुत मजबूत चट्टान थी, बाबर ने कहा हुआ था। और लगभग इसमें देखिएगा गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया, चंदेलों ने शासन किया, चंदेलों के बाद में जो है तुर्कों ने यहाँ पर जो है अधिकार किया, फिर दिल्ली सल्तनत के सरदारों ने, लोधी वंश का यहाँ अधिकार रहा, तोमरों ने शासन किया। मतलब इतिहास बहता रहता है ना, कहते हैं कि सड़कें वही रहती हैं लेकिन लोग बदलते रहते हैं, वैसे है। मतलब कितने समय का है भाई, 6वीं शताब्दी से लगभग क्या चल रहा है, 2000, यानी कि 1400-1500 साल हो गए ये किला ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। तो इसकी मजबूती, और देखिएगा कि मतलब सीमेंट वगैरह से आई थिंक नहीं बना हुआ है, चूना पत्थर से बना हुआ है, क्योंकि उस समय पर सीमेंट नहीं चलता था। हालांकि बाद में यहाँ बनवा दिया गया होगा, तो बनवा दिया होगा, ठीक है। सिंधियाओं ने यहाँ पर शासन किया, तो बहुत महत्वपूर्ण किला है। इसे क्या कहते हैं? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है, जिब्राल्टर जो है ये, अगर आपने जिब्राल्टर की जल संधि पढ़ी हो, जैसे देखा होगा आपने, मोरक्को देश है जो पुर्तगाल देश है, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ने वाली, जैसे यहाँ पर देखिए मैं बना ही देता हूँ, ताकि ये कई बार एमपीजीके को तो भाई पढ़ा सकते हैं अपन, ठीक है, तो बहुत अच्छे से बताऊंगा। ये मान लीजिएगा अफ्रीका महाद्वीप है इधर से, ठीक है, ये यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है, ये वाला क्या है, यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। और इधर जो है ये पानी वाला भाग है, इसे क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भूमध्य सागर। इधर जो देश है वो कौन है? स्पेन देश है। क्या है? स्पेन देश है। इधर जो देश है अफ्रीका का, वो कौन सा? मोरक्को देश है। इधर देखेंगे तो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर जो है क्या है, एक पतली सी जो जल राशि बनती है, इसे क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर की जल संधि बोला जाता है। लेकिन ये जल संधि यहाँ पर पहले नहीं थी, जहाज निकालने के लिए यहाँ से रास्ता नहीं थी। एक यहाँ पर जो क्या थी, बहुत चट्टान थी। क्या चट्टान थी? एक चट्टान यहाँ पर स्थित थी, उस चट्टान का नाम था जिब्राल्टर की चट्टान।
और जो है यहाँ की जो सरकारें थी इस देशों की, भाई साहब यहाँ से थोड़ा रास्ता बन जाए तो व्यापार होने लगे, मतलब जहाज निकलने लगे यहाँ से। ये चट्टान को जो क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे। मतलब इतना ज़्यादा बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें लानी पड़ी। ये बहुत मजबूत चट्टान थी, साधारण से टूटी नहीं, बहुत जो है मेहनत से जो है टूटी हुई थी। इसलिए बहुत मजबूती का प्रतीक है क्या, जिब्राल्टर। और जिब्राल्टर ऑफ इंडिया यानी कि जो मजबूत दुर्ग के रूप में बताता है। तो अगर कोई पूछे ना कि जिब्राल्टर का मतलब क्या होता है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया इसे कहते रहते हैं, इसका मतलब क्या है, भारत का सबसे मजबूत दुर्ग है, ठीक है, पूरी इंडिया का। गुजरी महल कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर किले पर स्थित है। रानी मृगनयनी हेतु किसने बनवाया था, मान सिंह तोमर द्वारा बनाया गया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा जो है कहाँ पर स्थित है, यह भी ग्वालियर किले में। थोड़ा सा नया फैक्ट रहता है, ध्यान रखिएगा, समानता आपको कम पढ़ने को मिलता है। दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा गुरु हरगोविंद सिंह थे, कौन थे, गुरु हरगोविंद सिंह थे। इन्हें यहाँ पर जो है कैद कर लिया गया था। तो जो है इन्होंने क्या किया था, इनके साथियों सहित जो है रिहा करने की अपील की हुई थी। जो है औरंगजेब ने कहा था कि भाई इनको छोड़ दो, तो इनको जो है ये कहा था कि हम अकेले नहीं छूटेंगे, मेरे साथ में जो सभी लोग हैं उन सभी को छोड़ो। तो इन्हें दाता कहा गया था। दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा जो है कहाँ पर स्थित है, इन्हीं की स्मृति में यहाँ पर बना हुआ था। ये 10 फैक्ट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। भाई बहुत प्रश्न है अपने पास में। जहाज महल का निर्माण जो है किस सुल्तान ने करवाया हुआ था, क्या बताएंगे। देखिएगा हमने कल जो है बात की हुई थी कि मालवा में जो है सल्तनत की स्थापना की जाती है। क्या की जाती है, मालवा में जो है सल्तनत की स्थापना की जाती है। और मालवा में जो है मुस्लिम शासकों में अगर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा वंश रहता है, आप कहेंगे गौरी वंश रहता है। और गौरी वंश के बाद में यहाँ पर हमने देखा हुआ था कौन रहता है, खिलजी वंश रहता है। और खिलजी वंश में हमने 3 शासक पढ़े हुए थे, महमूद खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, नासिर शाह खिलजी। इनमें से जो गयासुद्दीन खिलजी है उसने क्या बनवाया हुआ था, जहाज महल का निर्माण करवाया हुआ था। ये महल देखिएगा, जहाज महल, भाई सब कुछ नहीं है इसमें। ये महल अगर यहाँ से देखोगे ना, मतलब अच्छे से थोड़ा सा, मुझे उस तरह की से इमेज नहीं मिली हुई है, साफ नहीं दिख पा रही है। ये महल पानी में जो जहाज की तरह दिखता है, आगे तालाब बना हुआ है, तो ठीक है, जहाज की तरह दिखता है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जहाज महल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है जहाज महल है, कहाँ पर स्थित है, मांडू में स्थित है। किसने निर्माण कराया हुआ था, गयासुद्दीन खिलजी द्वारा जो इसका निर्माण करवाया गया था। बाज बहादुर मालवा का शासक है। रूपमती क्या थी, इनकी जो है प्रेमिका थी, या यूं मानिए का पत्नी थी, धर्म पत्नी थी। ठीक है, तो इनको जो है अकबर का एक सेनापति रहता है आदम खान, जो है आदम खान, वो थोड़ी सी इनके साथ में दुराचार करता है। दुरा का मतलब होता है बुरा, चार का मतलब होता है आचरण, बुरा आचरण। ठीक है, तो बुरा मतलब दुराचार करता है। क्या नाम था उस सेनापति का, आदम खान। ये क्या कर लेती हैं, सुसाइड कर लेती हैं। और फिर बाद में जब बाज बहादुर आता है तो इनके वियोग में जो है इनके मकबरे के ऊपर यह भी जो है बाज बहादुर भी यहाँ पर प्राण त्याग देता है। तो बाद में जब अकबर को पता चलता है फिर पछताता है। फिर पछताए क्या हुआ, जब भाई क्या है, हुआ समय पर। वो गाना सुना होगा ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद बहुत बड़ा वो करने से क्या मतलब होता है। कभी माता पिता को जो है वो नहीं किया, फिर जो है आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो क्या होता है, वो सुना होगा ना। तो हर चीज़ का जो है समय पर महत्व होता है, सिर्फ पढ़ाई का भी महत्व है भाई। परीक्षा के बाद आपको पता चलेगा, 15 क्वेश्चन जो है आपने 10 दिन देखा हुआ है, 15 क्वेश्चन फंस गए, आप यही सोचेंगे। भाई साहब अगर पहले से जुड़े होते तो जो है भला हो जाता। तो समय पर चीज़ों को ध्यान दीजिएगा तो भला हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अकबर ने बहुत पछतावा किया बाद में, और फिर ये जो रानी रूपमती कब्र है यहाँ पर क्या लिखवाता है, शहीद ए वफा। क्या लिखवाता है, शहीद ए वफा। और बाज बहादुर की कब्र पर क्या लिखवाता है, आशिक ए सादिक। क्या, आशिक ए सादिक। होशंग शाह वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्होंने जो है मांडू में बहुत सारी इमारतें बनवाई हुई थी। और इनका जो मकबरा है मध्य प्रदेश का ताजमहल कहलाता है। देखेंगे कहाँ आगे आएगा जब प्रश्न। चलिएगा गयासुद्दीन खिलजी आपका सही जवाब हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। आपसे पूछे मांडू का प्राचीन नाम क्या है, सादियाबाद। और इसी सादियाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, भाई बताइएगा किसके द्वारा की गई थी। तो आप क्या कहेंगे कि सादियाबाद नगर की जो है स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आप कहेंगे कि यह जो है अभी क्या पढ़ा था भाई, होशंग शाह है, होशंग शाह के द्वारा की गई थी। इसका मतलब क्या होता है, सिटी ऑफ जॉय या हर्ष का शहर, खुशियों का शहर, एंजॉय नगरी, कुछ भी कह सकते हैं। जहाज महल की अवस्थिति कपूर सागर और मुंज सागर जो है तालाब के बीच में स्थित है। और ये मुंज सागर जो है झील किसने बनवाई हुई थी, जो परमार वंश के शासक थे वाकपति मुंज द्वारा बनवाई गई थी। तो इनके मध्य में स्थित है क्या, जहाज महल। हिंडोला महल का निर्माण जो है किसने करवाया था, यह भी जो गयासुद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था, सभा भवन के रूप में। मतलब जैसे होती है ना अपने यहाँ पर बैठने के लिए जो बैठक बनवाते हैं, क्या बोलते हैं अपने यहाँ, बरामदा बोलते हैं शायद। तो ऐसे सभा भवन के रूप में जो हिंडोला महल बनवाया गया था। और इसकी जो दीवारें हैं वो कितने पर झुकी हुई हैं, 70 डिग्री पर झुकी हुई हैं, 70 डिग्री पर झुकी हुई हैं। इसलिए झूला जैसा देखने में लगता है, इसलिए क्या कहा जाता है, हिंडोला महल कहा जाता
है। होशंग शाह का मकबरा बात करेंगे तो भारत की पहली संगमरमर की इमारत मानी जाती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब पहले का ताजमहल भी कहा जाता है इसे। मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि ताजमहल में संगमरमर से बनी इमारतों का प्रयोग किया गया है। और संगमरमर से बनी हुई इमारतें कहाँ पर हैं? यहाँ पर सबसे पहले जो है बनाई जाती है होशंग शाह के मकबरे के रूप में। कहाँ पर स्थित है? मांडू में स्थित है। रानी रूपमती का मंडप जो है बाज बहादुर द्वारा निर्मित किया गया था नर्मदा दर्शन हेतु। कौन सा? मतलब जो रानी रूपमती का महल था, इतना मतलब उनके मध्य में प्रेम था, उसे प्रेम के प्रतीक के रूप में क्या कहा कि नर्मदा के दर्शन हेतु जो है इन्होंने क्या कर दिया था, एक उनके अलग से जो है महल बनवा दिया था। और इनके स्नान करवाने के लिए नर्मदा कुंड भी बनवाया था यहीं पर मांडू में। ठीक है। जामी मस्जिद जी होशंग शाह द्वारा प्रारंभ की गई थी। महमूद खिलजी द्वारा जो क्या किया गया था, इसका निर्माण पूर्ण करवाया गया था। ऐसा कहते हैं मांडू में जितनी भी इमारत हैं उनकी क्या है, सबसे सुंदर इमारत किसे मानी जाती है? जामी मस्जिद को जो है मानी जाती है। असरफी महल जो है ये कहाँ पर स्थित है? यह भी जो है आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? मांडू में देखने को मिल जाएगा। महमूद शाह खिलजी द्वारा बनवाया गया था। ऐसा कहते हैं कि इसके जो सीढ़ियाँ हैं, क्या है, जो इसकी सीढ़ियाँ हैं उसकी हर सीढ़ी पर क्या है, एक असरफी यानी कि सोने की जो मोहर होती थी उसे असरफी बोलते थे, वो लगवाई गई थी। या फिर यूँ ऐसा कुछ किदंती है कि भाई जब रानी चलती थी तो उसके पैरों जो है पैर जो है असरफी के ऊपर पड़े, इसलिए हर जगह असरफी लगाई गई थी। तो ठीक है, ये क्या है? असरफी महल है। ऐसा कहते हैं शुरुआत में जो है राजा भोज द्वारा बनवाया गया था, बाद में टीप टाप जो इनके द्वारा करवाई गई थी। तो अब जैसा भी हो भाई, इतिहास में कई किदंतियाँ रहती हैं, तो कुछ प्रमाणों के तौर पर जो है इतिहास स्वीकार किया जाता है। तो किदंतियों को न मानते हुए चलिएगा, असरफी महल ये सच्चाई है कि यहाँ पर असरफी थी, यानी कि असरफी जो है मोहर को बोला जाता था, जो सोने की मोहरें होती थी। ठीक है, उनकी जो है हर सीढ़ी पर लगाई गई हैं। दाई का महल कहाँ स्थित है? नीलकंठ महल। ये दोनों के दोनों ध्यान रखें, मांडू भी यह प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। अब ये दाई का महल ध्यान रखिएगा, कहाँ पर स्थित है? मांडू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मांडू में स्थित है। क्यों याद करना है? नीलकंठ महल भी कहाँ पर है? मांडू में। बता रहा हूँ क्योंकि जब अकबर यहाँ पर आया हुआ था मालवा घूमने के लिए, तो यहाँ मांडू में घूम करके मदमस्त हो गया था। क्या वाह भाई, कितनी अच्छी सिटी है ये। ठीक है, तो ये इसी दाई के महल में जो है अकबर रात्र में रुका हुआ था। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि अकबर जो है कहाँ पर जो है रुका हुआ था, तो क्या बताएंगे? दाई के महल में जो है रुका हुआ था। कोई दाई रही होगी भाई, जो भी रही हो, तो दाई का महल जो है यहाँ पर देखने को मिला। वर्तमान में क्या है, पूरा का पूरा मांडू में हजारों इमारतें हैं, लेकिन इसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? भूतिया नगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी आपने कभी ऐतिहासिक इमारत में अगर गए हुए हैं, मैं तो भाई बहुत जगह हो आया हूँ, मेरे यहाँ पर भी जो है अलाउद्दीन की वो गढ़ी टाइप की है एक, तो वहाँ पर देखो तोपें वोपें बहुत सारी रखी हुई हैं, लेकिन अंदर जाओ तो बहुत डरावना लगता है। क्या लगता है? डरावना लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी इमारत होती है, मतलब 50-50 रूम है, अंदर एक से एक जो है भंडारा देखने को मिलते हैं। वहाँ पर कीड़े रहते हैं, च्यों च्यों बोलते ही रहते हैं वो। ठीक है, कई लोग जो है वहाँ पर संपत्ति पाने के चक्कर में, ऐसा कहते हैं ना, अलाउद्दीन के पास में पारस पथरी थी, तो लोग मानते हैं कि भाई सोना छूने वाली उनकी मशीन है, सोना बनाने वाली मशीन पारस पथरी का आपने नाम सुना हो। ऐसा मिलता है मतलब चंदेल वंश के इतिहास में कि उनके पास में एक पारस पथरी थी। चलिए वहाँ पर चर्चा करेंगे। तो उसके चक्कर में उस गढ़िया को जो है लोग रोज मतलब खोद डाले, बहुत सारे जो है जो तांत्रिक वगैरह होते हैं वो जाते रहते हैं वहाँ पर। तो अपन जैसे कभी जाते हैं मेला वेला, वहाँ पर एक आल्हा की देवी है, ये बोलते हैं आलम देवी, तो वहाँ पर मेला लगता है, तो वहाँ पर गए, तो वहाँ पर हम जरूर जाते हैं घूमने के लिए, और फोटो वोटो खींच करके चले आते हैं। तो वहाँ पर मतलब बहुत सारा अंधेरा, डर लगता है। तो बताइएगा, एक अगर किले में ऐसी स्थिति हो सकती है, मांडू में हजारों इमारत हैं, लोग यहाँ रहते नहीं है, क्योंकि रात में यहाँ अजीब अजीब सी इमारत आवाजें आती हैं। कहाँ? मांडू में, जिससे वर्तमान में भूतिया नगर के नाम से जाना जाता है। तो कभी जीवन में अवसर मिले, सिलेक्शन विलेक्शन हो जाए, तो भाई देखिएगा, यहाँ पर भी जाइएगा मांडू में। सिटी ऑफ जॉय है, हर्ष का सहारा है ये। मांडू किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, विंध्याचल की पहाड़ी पर बसा हुआ है। बात करें यहाँ पर मांडू को राजधानी किसने बनवाया हुआ था? होशंग शाह ने जो है धार से मांडू बनाई हुई थी। जो दिलावर खान गौरी था उसने जो है धारा नगरी को राजधानी बनाई। इतनी बातें क्या करना है आपको, ध्यान रखना है, एक प्रश्न में मजा आ जाएगा, अंत तक देख रहिएगा, आपको ऐसा लगेगा पूरा मध्य प्रदेश जो है आज कंप्लीट हो चुका है, हो भी जाएगा। चलिएगा, निमाड़ क्षेत्र में गणगौर पर्व के अवसर पर जो है, गणगौर पर्व के अवसर पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो एक जो है त्योहार है, उस त्योहार का नाम है क्या? गणगौर पर्व। और ये मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? निमाड़ क्षेत्र में जो है मनाया जाता है। अब ये किसमें किसकी पूजा की जाती है भाई, ध्यान से देखेंगे। तो गण का मतलब क्या होता है? गण का मतलब होता है अगर शंकर जी की वो बनाई हुई से छोटी छोटी की वो मिट्टी से जो बनाई जाते हैं ना, शंकर जी गाँव में बनते हैं, तो वो होते हैं गण। गौर का मतलब क्या होता है? पार्वती होता है, गौरा जी होता है। ठीक है, तो इसमें शिव और पार्वती क्या की जाती है? पूजा की जाती है गणगौर में। ठीक है, तो ये जो है गणगौर में शिव पार्वती को जो है बाल रूप में पूजते हैं। भाई सही कह रहा हूँ क्या? कहीं कुछ तो नहीं हो जाएगा? शिव पार्वती जो है आपका क्या है? सही है। देखिएगा,
तो इसमें जो है गण का मतलब क्या है, भगवान शंकर है, और इधर देख सकते हैं इधर में भी शिव पार्वती का चित्र दिखाया गया है, और गौर का मतलब क्या है, पार्वती। इसमें रन्नोबाई जो है बोलते हैं, शायद वह रन्नोबाई के लिए गाना गाते हैं, पार्वती जी को जो क्या कहा जाता है, रन्नोबाई कह देते हैं, और उनके लिए बहुत बढ़िया जलवेदार गाने गाए जाते हैं। निमाड़ क्षेत्र में देख रहे हैं कुछ जो है वैसे ही माताएं क्या कर रही हैं, ये मतलब इनका त्यौहार मना रही हैं। खासतौर से जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनको जो है ये पर्व मनाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो पुरुष जो है इस त्योहार को नहीं देख सकता, वरना जो है कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है, ऐसा मानता है। तो ठीक है, संस्कृति पढ़ने में मेरी बहुत रुचि है भाई, टाइम ही नहीं मिलता है, मैं जानने की कोशिश करता रहता हूँ। तो महिलाएं जो है इसमें क्या करती हैं, पूजती हैं, और पूजा करने के बाद जो है गुड़ वगैरह का जो है प्रसाद बनाया जाता है, फिर वो बाद में जो है पुरुषों को जो है प्रसाद दिया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि वैवाहिक जीवन क्या रहे, मतलब शांतिपूर्वक रहे, और कोई क्लेश ना हो, और जो है मतलब शुभता के लक्षण जो है जीवन में रहे आए। तो ये क्या है, गणगौर पर्व है, कहाँ प्रचलित है, निमाड़ क्षेत्र में है, और शिव पार्वती को जो है इसमें गण और गौर की जैसे उनका जीवन जो है मतलब क्या है बना हुआ है, जैसे उन्होंने मतलब एक दूसरे के प्रति समर्पण किया था, तपस्या की हुई थी, और तो वैसा ही कुछ है। कहते हैं ना कि हर व्यक्ति आदर्श की ओर जो है उनको फॉलो करता है, वैसे ही हमारी संस्कृति में क्या किया गया है, जो भगवान के आदर्श हैं उनको, चरित्र को जो है त्योहारों के रूप में फॉलो किया गया है। परंतु ये वर्तमान में क्या है, बड़ी ही विडंबना है कि लोग जो है स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, और कुछ पाने के लिए क्या करते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं। वो सिर्फ त्योहार की जो मतलब पूजा भी करते हैं वो इसलिए करते हैं कि कुछ मिल जाए, ऐसा हो जाए, इसलिए जो क्या करते हैं, पूजा करते हैं। वरना आदर्श आचरण ग्रहण करने के लिए जो है हमारे त्योहार ये बनाए गए थे, कि जो भगवान राम के जो है उनके चरित्र हैं, वो बहुत अच्छी लाइन है कि कौन कहता है भाई, किसी उन्होंने कहा हुआ था कि दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, एक चौपाई है, क्या कहते हैं कि दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम को मरम ना आना। ठीक है, हर कोई व्यक्ति सुबह से उठेगा क्या बोल देता है कि जय राम जी की, भाई राम राम, सीताराम, जय राम, जो भी गांव में इस प्रकार से अभिवादन किया जाता है, तो हम भी करते हैं, ये ऐसा नहीं है। तो वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, मतलब संसार ने तुम्हारा बखान कर दिया, दशरथ के पुत्र, तुम्हारा जो है संसार ने क्या किया, बखान किया, परंतु राम नाम का मरम नाना, उसका मरम ही नहीं जानते कि राम नाम का मतलब क्या होता है। ठीक है, उनके आदर्श सीखिएगा भाई, कैसे आदर्श हैं, तो कभी देखिएगा कि वो कौन थे, राम कौन थे, सीता। तो लड़कियां सीता से जी से भी कुछ सीखें, सिर्फ ये नहीं है पूजा करने के बजाय जो है आदर्श सीखे जाते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की जैसे रैलियां होती हैं, कई बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की रैली होती है, तो भावना ही क्या होती है, अलग होती है। कई बार मतलब हर समाज के लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी रैलियां करते हैं, तो उनकी भावना ही अलग होती है, एंगल ही मतलब क्या होता है, अपने पूर्वजों को श्रेष्ठ दिखाना है, हम उनके वंशज, अरे भाई आपने अगर इतने अच्छे लक्षण होते ना तो आज जो है इस प्रकार से नहीं होते। तो हमेशा जो है आपके जो भी पूर्वज हैं, आप जिनको भी अपना आदर्श मानते हैं, तो उनके आचरण को ग्रहण कीजिएगा, किस प्रकार से भाई जो है उन समय पर उन्होंने जो है श्रेष्ठता दिखाई हुई थी। बस ये जाति पात की भावना तोड़ करके जो है आचरण उनका जो है श्रेष्ठ ग्रहण कीजिएगा। चलिएगा बात करते हैं। तो अन्य परीक्षा उपयोगी देखिएगा, जो गणगौर पर्व का जो समय होता है ये चैत्र माह में होता है। आई थिंक 2 बार जो है वर्ष में मनाया जाता है। एक जो है नवदुर्गा जब होती हैं उस समय पर जो है मनाया जाता है, तो 2 साल नवदुर्गा होती हैं उसमें होता है। गणगौर के जो मुख्य पात्र होते हैं वो कौन होते हैं, शिव होते हैं, और जो गौर होती हैं वो कौन होती हैं, पार्वती जी होती हैं। रन्नूबाई और धनीराम जो है गणगौर उत्सव के स्थानीय लोक पात्र हैं, मतलब ये कलाकार है रन्नूबाई। ठीक है, तो रन्नू बाई मतलब मैंने इनका गाना सुना हुआ है, भाई साहब बहुत खतरनाक डांस करती हैं। घरों घरों जो है रन्नू बाई की मूर्ति बना ली जाती है शायद पार्वती जी को जो है, और ये क्या करते हैं कला, जैसे हमारे यहाँ पर क्या सुना होगा आपने, बताओ, रावला देखा हुआ है, बहरूपिया बनते हैं ना, सुबह सुबह जो है बहरूपिया बनते हैं, जैसे विवाह होता है किसी गाँव में, ठीक है, विवाह होता है, तो रात्रि में क्या होगा, प्रोग्राम होगा, तो उसे रावला कहेंगे। और सुबह के लिए जो वही जो है साधु का भेष बना करके जो क्या करते हैं, बढ़िया गाना गाते हैं, भगवान का भजन गाते हैं, जो भी कलाकारी करते हैं अपना दिखाते हैं, तो वो क्या होता है, बहरूपिया होता है। तो वैसे ही यहाँ पर ये लोग भी क्या है, वैसे घर घर जा करके डांस किया करते हैं। तो देखा हुआ यूट्यूब में, मैं ढूंढता रहता हूँ, कम मिलती हैं चीज़ें संस्कृति वाली, फिल्मी गाना ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो लोग भी क्या है जिसके क्षेत्र में जैसे भाई जहाँ जहाँ तक भी क्लास पहुँच रही है ना अपनी, तो आप लोग क्या किया करो कि आजकल जो है सबके पास में चैनल होता है, सोशल मीडिया है, तो जो भी आपका जो आपके क्षेत्र की कला संस्कृति है तो उसको उजागर करने का प्रयास करो, दिखाओ जनता को, और उसके महत्व को भी साथ ही साथ रेखांकित करो कि भाई हम इसलिए ये मनाते हैं। तो जो भी आपको तार्किक संस्कृति लगती है ना, तो उसको क्या है दिखाइएगा। जैसे किसी के यहाँ पर भगोरिया मेला होता है तो कई लोग डालते रहते हैं, तो जो भी मेला है परीक्षा उपयोगी है तो उसको बना करके डाल दीजिएगा, अन्यथा हमारे यहाँ पर भेज दीजिएगा। सभी के पास में अपना नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप में जो है वहाँ पर। चलिएगा बात करते हैं।
झालरिया और झूला मार्ग जो है क्या है, गणगौर पर्व के क्या होते हैं, 2 मुख्य भाग होते हैं। और निमाड़ का जो अन्य प्रमुख त्योहार है उसको क्या बोलते हैं, हरियाली अमावस्या बोलते हैं। और काठी उत्सव मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है 2017 के आसपास पूछा गया है, काठी क्या है, सिर्फ इतना पर लिखा हुआ था, प्रश्न आया हुआ था काठी क्या है। ठीक है, तो काठी एक प्रकार का उत्सव भी है और नृत्य भी है। क्या है, ये लोक नृत्य भी है। तो ऑप्शन में लोक नृत्य दिया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था लोक नृत्य, लोक गायन, चित्रकला। ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ तो बताइएगा कि ये लोक नृत्य निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। सुआटा उत्सव, ये ध्यान रखिए कहाँ मनाया जाता है, सुआटा क्षेत्र जो है बुंदेलखंड में कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। अब देखिएगा ये भी कहानी भाई खतरनाक है। तो सुआटा जो है एक राक्षस का नाम है, क्या नाम है, हमारे यहाँ पर कम उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड में ज़्यादा मनाया जाता है। मैं एक बार विंध्यवासिनी साइड गया था तो वहाँ पर जो है इस चित्र आई थिंक देखा हुआ था, फिर मैंने कहानी में से सर्च किया, ढूंढा तो मुझे मिला इसका जवाब कि सुआटा एक दैत्य का नाम था, राक्षस का नाम था। और ये जो है, जो कुंवारी बालिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो चित्र बनाती हैं दीवार पर ऐसे, मतलब सुआटा नाम के जो है एक राक्षस का क्या करती हैं, वो चित्र बनाती हैं। ठीक है, ये जैसे देखिएगा भाई साहब, ये क्या है, सुआटा नाम का जो है राक्षस है और इसका जो है क्या करती हैं, वो बहुत अच्छे से जो है चित्र बनाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं वो लोग जो है इसका क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। और चित्र बनाने के बाद जो है इसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि एक बार किसी मतलब लड़की का जो है दुष्कर्म हो रहा था, उसके साथ में कोई कर रहा था, तो ऐसी अवस्था में स्वाटा नाम के राक्षस ने क्या किया था, उस दुष्कर्म होने से उस बालिका को बचाया हुआ था। तो कई बार वहाँ की स्त्रियाँ जो है, मतलब स्त्रियाँ खास तौर से जो बालिकाएँ हैं, तो संकट की स्थिति में भी क्या करती हैं, इनका जो है मतलब याद करती हैं, इनको सुमरन करती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है सुवाटा नाम के दैत्य का चित्र वहाँ पर बनाया जाता है। तो सुवाटा चित्रकला कहाँ की हो जाएगी, बुंदेलखंड में सुवाटा दैत्य का चित्र बनाते हैं। तो ये कहानियाँ ध्यान रखिएगा, जीवन में नहीं भूलेगा कभी। ठीक है, तो कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाता है। नीरजा पर्व क्या होता है भाई, नीरजा पर्व मालवा की स्त्रियों द्वारा मनाया जाने वाला एक उत्सव है। मतलब इसमें सिर्फ जल ग्रहण करके जो है शायद क्या करते हैं, बिना भोजन किए हुए जो ये पर्व है रहा जाता है, सिर्फ पानी पी के रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, तीजा पर्व जो होता है उसमें जो है ऐसा कहते हैं कि अंदर को जो है लार तक नहीं निगलने दिया जाता है, ऐसा कुछ मतलब व्रत होता है वो। तो नीरजा पर्व है जो है ये स्त्रियों द्वारा कहाँ पर मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है, राई है, ध्यान रखिएगा। ये बुंदेलखंड का जो है प्रमुख क्या है, लोक नृत्य है। बंसी बन में बजी हम जा रहे। ठीक है, तो ये जो क्या होता है बुंदेलखंड का, इसमें मांदर जो है यंत्र होता है, क्या होता है, मांदर यंत्र होता है। और ठीक है, तो ये जो है अभी राम सहाय जो पांडे का नाम आपने सुना होगा, किसका नाम, राम सहाय पांडे का। भाई जब मैं सागर में था जबरदस्त इनका डांस होता था। ठीक है, तो डीजे ये बस लाइन लग जाती है, जित्तू खरे वगैरह जो है वहाँ दमोह के ये आते थे, जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, तो वहाँ पर जो है इनका बहुत प्रोग्राम होता था। तो ये राई नृत्य कहाँ का है, बुंदेलखंड का। बहुत अच्छा जो है क्या है कलाकार, देखिएगा इन्हें हर संदर्भ में गाया जाता है। जवाबी राई भी होती है, शंकर जी का विवाह भी कई बार राई में गा देते हैं। लोक पर्व अखातीज, ये है मालवा निमाड़ क्षेत्र में अख्ती जिसे बोलते हैं। ये जो है मतलब एक प्रकार का कृषि से पहले का पर्व होता है। इसमें विवाह समारोह के जो है गुण वगैरह मिलाए जाते हैं। इस समय पर ज़्यादा विवाह जो है फिक्स किया जाता है इस टाइम पर। तो ये चलिएगा आगे बात कर, मड़ई उत्सव मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि मड़ई उत्सव मुख्य रूप से जो है गौंड जनजाति में जो है मनाया जाता है। मड़ई उत्सव होता क्या है, कुछ नहीं भाई, इसमें मड़ई निकाली जाती है। ठीक है, जो स्थानीय देवता होते हैं उनको जो है पालकी में बैठा करके क्या किया जाता है, मतलब गांव में घुमाया जाता है। जैसे जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, डोल होते हैं ना, डोल जानते हैं आप, डोल फूल जानते हैं क्या, ऐसा कहते हैं भगवान विष्णु जब जो है करवट लेते हैं तो उस समय पर जो है डोल फूलों का जो है निकाला जाता है, डोल निकाले जाते हैं, भगवान को जो है एक पालकी में बैठा करके जो क्या किया जाता है गाँव में, या फिर जो जैसे बड़े बड़े शहर हैं तो उनमें थोड़ा सा और अच्छे से टहलाया जाता है, पूरे शहर में जो है घुमाया जाता है। आगे जो है टन 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 घंटी बजाते हुए गांव के लोग जानते हैं, हम भी जाया करते थे। और पीछे जो है प्रसाद का बाल्टी चलता है, तो अपन लोग जब बचपन में तो कम से कम 50 बार प्रसाद ले लेते थे, बब्बा हमको भी देते। ठीक है, तो खा लिया उसके बाद फिर दे दे ठीक है, और फिर जब घर पहुंचे तो फिर मम्मी लोगों के पास में लग गए, फिर वहां से निकले, फिर दूसरे जो मतलब परिवार की दादी यादी होती थी उनके साथ में लग गए, फिर दूसरे का मतलब पूरे गांव भरे में ऐसे लेकर के रात भर जो है बहुत ही शौक होता था। चलिएगा, तो ये देख पा रहे हैं ये मड़ई यहाँ पर निकाली जा रही है, हालांकि गौंड जनजाति की मड़ई है। तो इसमें जो है इनके जो भी स्थानीय भगवान होते हैं उनको लेकर के जो है क्या है गांव में घुमाया जाता है। तो ये देख पा रहे हैं मोर पंख हैं। ठीक है, दीपावली के समय पर होती है मड़ई, कब होती है, तो आप क्या बताएंगे, यह जो है दीपावली के आसपास के समय पर होती है। चलिएगा आगे बात करते हैं, देख लेते हैं। गौंड जनजाति जो आपका सही जवाब हो जाएगा। मड़ई उत्सव का मुख्य समय क्या होता है, दीपावली के बाद जो है मनाया जाता है। मड़ई में किस देवता की पूजा की जाती है, तो अंग देव की जो है पूजा की जाती है। कौन से देव की, अंग देव की पूजा करते हैं। मड़ई के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा कहाँ पर होती है, तो मंडला
डिंडोरी और नारायणपुर जो बस्तर छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मड़ई जो है क्या उत्सव मनाया जाता है। भगोरिया उत्सव किस जनजाति का है, आप क्या बताएंगे, भील जनजाति का है। लारू का उत्सव किसका है, गौंड जनजाति का है। नारायण देव के सम्मान में जो है ये मनाया जाता है। इसमें सुअर की जो है पहले विवाह करवाया जाता है, बाद में बलि दी जाती है। बिदरी पूजा, बद्री यानी कि बादर की पूजा, मेघ की पूजा, तो ये जो है गोंड और बैगा का जनजाति का जो है उत्सव है। और ये मतलब जब खरीफ की फसल बोने का समय आता है तो उस समय पर होता है बिदरी पूजा। रसनवा पर्व जो है किसमें है, बैगा जनजाति मनाया जाता है। 9 वर्षों में क्या होता है रसनवा पर्व, इसमें आई थिंक मधुमक्खी की पूजा की जाती है, ठीक है, किसकी, मधुमक्खी पूजा की जाती है। नागा बैगा ने ये बदना की हुई थी। कर्मा त्योहार जो है बैगा और गोंड जनजाति का नृत्य है, ध्यान रखिए, बैगा, गोंड और भारिया में भाई प्रचलित है कर्मा नृत्य। और कर्मा नृत्य ध्यान रखिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है शामिल किया जा चुका है, कर्मा नृत्य को भी ध्यान रखेंगे। मेघनाथ पर्व जो है किस जनजाति में प्रचलित है, कोरकू और गोंड जनजाति में जो है मेघनाथ पर्व प्रचलित है। ये तांत्रिक सिद्धि का कार्य जो है इसमें किया जाता है, कैसा, तांत्रिक सिद्धि का, ठीक है ना। मेघनाथ पर्व में क्या करते हैं, तांत्रिक सिद्धि करते हैं। ऐसे जो है एक मंडप बनाया जाता है और यहाँ पर जो है क्या रखते हैं, ऊपर चारपाई टाइप की संरचना रखते हैं, यहाँ से छिद्र किया जाता है, फिर जो है यहाँ से एक बल्ली इस प्रकार से लगाई, खंभा गाड़ा जाता है इस प्रकार से, और यहाँ पर एक जो है आड़ी बल्ली लगाते हैं, इसमें जो है किसी बुजुर्ग व्यक्ति को यहाँ पर बांध दिया जाता है, फिर इसे जो है घेर 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 इस प्रकार से घुमाया जाता है, ठीक है। यहाँ जो है तांत्रिक कार्य चलते हैं, हवन अमन वगैरह यहाँ पर चलते हैं, 4 लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं इस तखत में। तो ऐसा कुछ मतलब तांत्रिक क्रियाकलाप का जो ये पर्व है, और मेघनाथ पर्व से कहा जाता है, गोंड और भारिया में प्रचलित है। बासा पर्व जो है किसमें चलते थे, बैगा जनजाति का जो है पारंपरिक उत्सव है बासा पर्व। इतने फैक्ट इसमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। बघेलखंड क्षेत्र में हरेली त्योहार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें जो क्या की जाती है, हरेली पर्व में भाई क्या बोल करते हैं, हर्य गोधा कई बार बोल देते हैं इसे, कृषि उपकरणों की जो है पूजा की जाती है। हमारे यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, विश्वकर्मा पूजा बोलते हैं क्या इसको, तो ठीक है, हमारे यहाँ पर भी भाई इसी पूजा होती है, घर में मैंने देखा हुआ है, लेकिन मुझे त्योहार का नाम नहीं ध्यान आ रहा है। तो इसमें जो है सभी लोग क्या करते हैं कि जो कृषि उपकरण जितने भी होते हैं उन सभी की क्या की जाती है, इसमें पूजा की जाती है। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर बैल है भाई, सब इसमें बैल को क्या खवाते थे, चना जो फुला करके जो है खवाए जाते थे, देवल बोलते हैं, जो चना की दाल होती है उसको फुला करके खवा देते थे, खुश हो जाता था, ठीक है, कि आज भाई जीवन में क्या हो गया है। तो ये जो है इन्हीं के लिए समर्पित होता है कि दिन भर मतलब जो भी कृषि अच्छे से होती रहे, तो उनके लिए त्योहार, कितनी अच्छी हमारी संस्कृति थी, बताइए ना। कई बार जो है लगता है कि भाई जीवन में वास्तविक महत्व तो नहीं जानते थे, जब ये हम सब करते थे, आज जो है इनको पढ़ रहे हैं तो इनका वास्तविक महत्व तो समझ नहीं आ रहा है। तो सिर्फ हमारे त्योहार धर्म के प्रतीक नहीं है भाई, पूजा करने के प्रतीक नहीं है, बस लोगों ने इन्हें क्या कर दिया है, व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते जो है इन्हें क्या बना लिया है, वो बना लिया है। वरना ये हर व्यक्ति के जीवन के और हर व्यक्ति को जो है एक सही ढंग से करने के जो है तरीके बताते हैं हमारे त्योहार। बस क्या है, कहते हैं ना कि विप्र बहुता बदंती, ठीक है। तो ज्ञानियों ने क्या कर दिया, इसे अलग अलग तरीके से सिद्ध कर दिया, वैसा है। इसमें जो है क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी, और बढ़िया जो घर के लोग होते थे, अब भाई साहब जो साढ़ देव ये बैल होता था उसको भी जो कुछ खाने का अवसर मिल जाता था कि भाई साहब हमारे लिए भी कुछ होता है। कल्पना कीजिए आप जो कई बार जो है स्पेशल डे होता है, तो हमारे यहाँ पर जो आप अभी बर्थडे मनाते हैं, ये करते हैं, वो तो हमारी संस्कृति में इसके लिए जो है शब्द त्योहार समर्पित होते थे, हर किसी के लिए त्योहार होता था। माता के लिए भी त्योहार होता था, पिता के लिए भी त्योहार होता था, बच्चों के लिए भी त्योहार होता था, बहुओं के लिए भी त्योहार होता था, और जो है सासों के लिए भी क्या होता था, त्योहार होता था। तो हर किसी के लिए जो है त्योहार होते थे। अभी भी हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वहाँ पर है तो क्या बोलते हैं, मतलब खाना बनाने खाने जाते हैं वहाँ पर, बढ़िया एक दिन बढ़िया भोज होता है। तो ये देखिएगा, तो ये क्या है, कृषि उपकरणों के लिए होता है। कृषि उपकरणों की पूजा के लिए जो है क्या मनाते हैं, हरेली पर्व मनाते हैं। देखिएगा कुछ त्योहार देखिएगा मध्य प्रदेश के। हरेली का समय क्या होता है, सावन के समय पर, जब मतलब कृषि वर्षा हो जाती है जैसे ही, तो कृषि कार्य शुरू करने का समय होता है। तो उस समय पर जो है क्या की जाती है, कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है, ताकि साल भर जो है अच्छे से उनका क्या हो सके, काम हो सके। हरेली का अन्य नाम क्या है, हरियाली अमावस्या भी से कहा जाता है। पोला पर्व जो क्या है, ये बैलों के सम्मान का जो है एक पर्व है। देखिएगा पोला पर्व किससे है, जो पशु होते हैं उनके जो है सम्मान का पर्व है। इसमें जो बैलों के प्रति एहसान व्यक्त की जाता है, कि मतलब साल भर जो क्या करते हैं वो काम करते हैं। नेमाड़ और मालवा में प्रचलित है। नवाखानी पर्व जो क्या है, ये नई फसल के आगमन पर जो है ये त्योहार होता है बघेलखंड में। इस समय पर बढ़िया अच्छे से चावल बनाए जाते हैं शायद भर, ठीक है। तो ये नवाखानी पर्व होता है, नवन्नी पर्व भी इसी को बोल दिया जाता है। आगे बात करते हैं भोजरिया उत्सव, ये है बुंदेलखंड का, ठीक है। ये अलाउद्दीन के स्मरण में जो है मनाया जाता है भोजरिया उत्सव। बुंदेलखंड और बघेलखंड में कजरी विसर्जन के समय पर जो है किया जाता है। जो कजुलिया बोई जाती है ना, जो कजुलिया बोई जाती है, जैसे जैसे क्या करते हैं भाई, जो रक्षाबंधन का समय जब होता है, तो हमारे यहाँ पर रक्षाबंधन आज भी जो है एक दिन लेट मनता है। क्यों मनता है, क्योंकि जो उनकी अलाउद्दीन की बहन थी, जिसका नाम था क्या, चंद्रावल नाम था, क्या नाम था, चंद्रावल नाम था। और
ये मतलब अलाउद्दीन को जो है एक चुगलखोर के कारण से जो है वहाँ के राजा ने क्या कर दिया था, अपने राज्य से भगा दिया था। तो भगा दिया था तो इनकी जो मतलब सगी बहन नहीं थी अलाउद्दीन की, लेकिन हाँ मतलब बहन ही मानते थे। इनके राजा की बहन थी, यानी ब्रह्मानंद की बहन थी, चंदेल राजा परमाल की बेटी थी ये। तो अलाउद्दीन को यहाँ से निकाल देता है, वो लाखन के यहाँ पर मतलब कन्नौज में पहुंच जाते हैं, अपने मित्र के यहाँ पर रहने लगते हैं। और ऐसी अवस्था में जो पृथ्वीराज चौहान मौका देख कर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। पूरा महोबा जो क्या कर लेता है, ये घेर लेता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है सामन नहीं हो पाया, मतलब जो कजरी बोई गई थी, जो जवा बोया जाता है, वो जवा को जो है तालाब में खोटने जाते हैं। कीरत सागर ताल आपने नाम सुना होगा, तो वो जो है नहीं खोटा गया था उस समय पर, क्योंकि चंदेल ने मौका लगा कर रखा हुआ था पृथ्वीराज चौहान ने कि जैसे ही निकलेंगे तो क्या करेंगे, चंद्रावली का डोला उठाएंगे और ले जाएंगे दिल्ली, मतलब कि एक प्रकार का ये अपमान करना था उन्हें। तो ये जो है बाहर नहीं निकली हुई थी। हालांकि फिर बाद में जो है कहते हैं कि उदल आया हुआ था, मतलब साधु का भेष बना करके फिर उसने ये कजरी निकलाई हुई थी। हालांकि निकाल तो पहले ही दी हुई थी, लेकिन उनका जो है एक छोटा भतीजा रहता है चंद्रावल का, अभय सिंह नाम है, और रंजीत सिंह, दोनों मारे जाते हैं। तो फिर जो है वहाँ पर उतलाता है, पांचों लोग जो है भेष बना करके आते हैं। तो ये जो है भुजरिया उत्सव यही होता है बुंदेलखंड में। तो इसलिए हमारे यहाँ पर आज भी जो है लेट मनाया जाता है। एक दिन जिस दिन रक्षाबंधन है उस दिन हमारे यहाँ पर जो है रक्षाबंधन नहीं होता है, वो एक दिन बाद होगा। तो इसी का जो है इतिहास याद रखे हुए हैं पूर्वज भी। चलिएगा, तो कजरी विसर्जन के समय पर जो है भुजरिया उत्सव, भुजरिया का मतलब क्या होता है, कजलिया को जो है तालाब में क्या देना, पुआहा देना, ठीक है, डाल देना। गंगा दशमी जो है ये बघेलखंड में जो है जेठ मास में मनाया जाने वाला क्या होता है, पर्व होता है, जिसे दशहरा बोलते हैं। आई थिंक वही दशहरा तो नहीं है भाई, जेठ माह में थोड़ी ना होता है। गंगा दशमी जो बघेलखंड में जेठ मास में बोलते हैं, विजयदशमी बोलते हैं दशहरा को, ठीक है भाई। गोवर्धन पूजा जो है दीपावली के अगले दिन जो है पशु संपदा हेतु जो है गोवर्धन पूजा की जाती है, भगवान कृष्ण को समर्पित है, उनकी गायों को समर्पित है त्योहार है, बनाते हैं ना, इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, गोबर का जो है इतना क्या बनाएंगे, पहाड़ बनाएंगे, उसमें गोबर के जो है कृष्ण जी बनाएंगे, उसमें जो है सब कुछ बनाएंगे, और इधर से जो है ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये होता है, गोवर्धन पूजा होती है घरों में जो है बनाते हुए मैंने देखा है। हल छठ पर्व जो होता है, हल छठ पर्व अच्छा किस लिए, कौन कौन जानता है भाई। हल छठ पर्व जो होता है पुत्र की लंबी आयु हेतु जो माता का क्या होता है, ये व्रत होता है। हल छठ पुत्र होता है, हल षष्ठी बोलते हैं। इसमें हल छठ पर्व में क्या करते हैं भाई, जो कुछ लकड़ी होती हैं ऐसी, मतलब लकड़ी होती है, हम यहाँ पर जो तीर्थ करने जाते हैं, जो हमारे दादा दादी गए हुए थे तीर्थ करने हुए, जो सभी जो भी मतलब इंडिया के मोस्ट ऑफ साइट्स हैं वहाँ पर गए हुए थे। तो और जो कुछ बहुत सारी जो है धार्मिक चीज़ें लाई जाती हैं, उनमें से एक लकड़ी होती हैं, ऐसे 7-8 लकड़ियाँ होती हैं, तो उनको इकट्ठा करके हलछट लकड़ी बोलते हैं शायद उनको। ठीक है, हलछट है या ये हलछट, ये नहीं है भाई, हलछट चीज़ है, ठीक है। ये मुझे अच्छे से याद भी नहीं है भाई, मतलब इतना जो लंबा टाइम हलछट में शायद वो करते हैं, या इसमें मतलब है व्रत रखा जाता है। सभी लोग जो है, हाँ इनको पूजा जाता है भाई, जो ये लकड़ी होती है इनको पूजा जाता है, इनको लेकर के जाते हैं, सब कोई अपने अपने घर से लकड़ी लेकर के जाते हैं, और जो है सामूहिक रूप से इसको पूजा जाता है। गांव में जो है महुआ को भून करके, और महुआ धान चना इत्यादि को भून करके प्रसाद बनाया जाता है, वो हलछट का प्रसाद होता है। तो ये जो है व्रत किया जाता है, वर्षा ऋतु के टाइम पर होता है, ठीक है। तो पुत्र की लंबी आयु के लिए जो है माताओं द्वारा यह व्रत किया जाता है। संजा पर्व जो होता है, ये मालवा में जो है 16 दिनों तक चलने वाला पर्व है। ऐसा ही पर्व जो होता है बुंदेलखंड में उसे क्या बोलते हैं, मामूलिया पर्व बोलते हैं, कन्याओं द्वारा किया जाता है। तीजा उत्सव बघेलखंड और बुंदेलखंड में स्त्रियों क्या होता है, निर्जला व्रत होता है। कैसे व्रत होता है, निर्जला, बिना जल पिए जो है इसमें जो है क्या है, व्रत रखा जाता है। तो ये बहुत से मतलब पहले, अब जो है कठिन व्रत माना जाता है, सबसे व्रतों में कठिन व्रत मानते हैं, तो इसे बहुत कम लोग रहते हैं। इसमें ऐसा कहते हैं लार तक जो है अंदर को निगला नहीं जाता है, जैसे लार आती है मुंह में उसे बाहर थूका जाता है, निगला नहीं जाता, ना ही पानी पिया जाता है। तो कठिन काफी व्रत होता है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। भगवान शिव को शायद समर्पित है ये। कलगी तुर्रा लोक गायन जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस अंचल में प्रचलित है, तो आप भाई देख पा रहे हैं, ये जो है कलगी तुर्रा है, ये अखाड़ा होते हैं। तो एक अखाड़ा क्या होता है, कलगी होता है, जो माता पार्वती को जो क्या करता है, समर्पित करता है। और एक अखाड़ा क्या होता है, तुर्रा होता है। अखाड़ा का मतलब ये नहीं है लड़ने वाला अखाड़ा नहीं है, इसमें जो है बातों से लड़ा जाता है, मतलब एक दूसरे क्या करते हैं, कलगी के जो मतलब प्रतिनिधि होते हैं वो माता पार्वती की प्रशंसा करते हैं, तुर्रा के जो प्रतिनिधि होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान शिव की प्रशंसा करते हैं। तो ऐसा जो है गायन के माध्यम से किया जाता है। तो ये जो क्या कहलाता है, कलगी तुर्रा लोक गायन कहलाता है। तो ये कहाँ पर प्रचलित है, निमाड़ में प्रचलित है। ध्यान रखिएगा, एमपीपीएससी 2023 का प्रश्न है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, ये एमपीपीएससी ने निमाड़ को जो सही उत्तर नहीं मान रहा था, फिर भाई साहब जो बहुत लोगों ने क्या किया, चैलेंज किया, निमाड़ बताया। तो मतलब इतना ज़्यादा लोकप्रिय है कि भाई ये सभी जगह निमाड़ में प्रचलित है, फिर भी एमपीपीएससी जो कभी कभी गजब के कारनामे कर देती है। मालवा सही जवाब मान रही थी उसको, ठीक है, तो निमाड़ कहा ये, फिर बाद में निमाड़ को सही माना गया। तो कलगी तुर्रा लोक गायन जो है अभी भी खूब यूट्यूब पे डला हुआ है, आप देखेंगे कैसे जो है ये गायन किया जाता है।
चलिएगा टॉपिक संबंधी यानी प्रश्न देखिए, कलगी तुर्रा जो है की शैली कहाँ पर है? संवाद प्रधान होती है, मतलब कि प्रतिस्पर्धात्मक होती है कि एक दूसरे की जो क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं अपने गीतों के माध्यम से। कलगी पक्ष जो होता है माता शक्ति का प्रतीक होता है, नहीं देवी पार्वती का। तुर्रा पक्ष जो होता है भगवान शिव और महादेव का क्या होता है, ये प्रतिनिधि होता है। निर्गुणी गायन कहाँ पर प्रचलित है? निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें कबीर के पदों का क्या करते हैं, गायन किया जाता है निर्गुणिया गायन में। संत सिंगा जी के भजन कहाँ पर प्रचलित है? ये भी आपके निमाड़ क्षेत्र में हो जाएंगे। भोपा गायन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भोपाल मत लगा दीजिएगा। भोपा गायन जो मालवा क्षेत्र में जो है प्रचलित है, पाबू जी की फड़ जो है ये होती है। चलिएगा बसदेवा गायन अभी हमने शुरुआत में किया हुआ था, ये जो है बघेलखंड में जो क्या किया था, बसदेवा गायन किया था। हरबोलो जाति के लोग जो है बसदेवा गायन करते हैं। बिरहा गायन ये भी कहाँ का है, बघेलखंड का है, लोक गायन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मुझे हंसी आ गई भाई साहब, मैं बिरहा गायन देख रहा था, ये वैसा ही गायन है कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। गाना सुना होगा ना आपने, तो वही है, मतलब विरह वेदना में जो है सोना बाबू जो होते हैं उनकी विरह वेदना में जो है गाना गाया जाता है, जिनको मोहब्बत हो जाता है, फिर उनका जो है क्या होता है, वियोग होता है। देखिएगा जैसे श्रृंगार रस होता है, जिसमें जिसे मोहब्बत होता है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब संस्कृत की भाषा में हिंदी की भाषा में श्रृंगार रस बोला जाता है। और श्रृंगार रस जो क्या होता है, इसमें हमेशा दो पक्ष होते हैं, एक क्या होता है, नायक होता है, एक क्या होता है, नायक होता है, एक क्या होती है, नायिका होती है। और श्रृंगार के जो है दो प्रकार माने जाते हैं, एक रस है, ये श्रृंगार एक प्रकार का रस है, श्रृंगार रस। इसमें देखेंगे तो एक होता है संयोग श्रृंगार, क्या होता है, संयोग श्रृंगार, और एक होता है वियोग श्रृंगार। मैं जब वियोग श्रृंगार का मतलब करूँ तो इसका मतलब क्या होता है, नायक नायिका का जो है विछड़न होना, वो क्या होता है, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का मतलब क्या होता है, नायक और नायिका का मिलन होना, ठीक है। तो ये है, तो ये वियोग श्रृंगार का एक प्रकार का आपका दृश्य है या घटना है, विरह वेदना, तो ये वैसा ही होता है, ठीक है। तो उसमें जो है ये लोग मतलब एक प्रकार का क्या करते हैं, वियोग श्रृंगार को व्यक्त करने के लिए बढ़िया गाना गाते चले जाते हैं कि चलो भाई जीवन कट जाएगा, ऐसा है वैसा है। मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य क्या है, माच है, ध्यान रखिएगा। 2 नंबर 3 नंबर में भी प्रश्न आया हुआ था, माच जो है लिख करके आया हुआ था। और माच की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, कहाँ से मानी जाती है, स्टार लगा कर लिख लीजिएगा, वो जैन से जो है माच की शुरुआत जो है मानी जाती है। माच जो है मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है। गम्मत लोक नाट्य ये कहाँ का है, निमाड़ का है, ध्यान रखिएगा। अभी जो है एमपीएससी 2024 का प्रश्न है, गम्मत लोक नाट्य का जो कलाकार होता है उसे क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ प्रश्न है। तो डोड्या या कोड्या ऐसा कुछ, डोड्या कोड्या ऐसा कुछ ऑप्शन लिखा हुआ था, नया प्रकार का प्रश्न था वो, ठीक है। तो गम्मत लोक नृत्य कहाँ का है, निमाड़ क्षेत्र का है, यही हो जाता है। देखिएगा अगला प्रश्न है, आल्हा गायन जो है, आल्हा गायन में महोबा के किस वीर नायकों की जो है, ये अभी जो है ये भी प्रश्न पूछा गया है एमपीपीएससी का, जो है मतलब आल्हा खंड को समर्पित ऐसा कुछ है कि उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, ये प्रश्न पूछा गया था, आल्हा खंड की रचना किसके द्वारा की गई थी। देखेंगे आल्हा गायन में महोबा किन वीर नायकों की 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है, तो आप क्या बताएंगे। तो इसमें जो है आल्हा और उदल की जो क्या किया गया है, 2 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। तो ये जो है आल्हा और उदल बनाफर राजपूत जो है हिंदू फोरम, इनकी एक जो है क्या किताब है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, अब देखिएगा समझिएगा आल्हा उदल कौन थे। तो आला उदल जो है इनके पिता थे क्या भाई, बच्छराज थे। ये मूलतः ऐसा कहते हैं, अभी जो है मुझे भी इतना प्रमाणिक इतिहास पता नहीं कि क्या था इनकी जो है जन्म को लेकर के डेट नहीं मिलती समानता इतिहास में। ऐसा मानते हैं कि एक व्यक्ति है मीरा सैयद, ठीक है, चाचा बनारस वाले, ठीक है, मियाँ बनारस वाले नहीं बोलते, मीरा सैयद उनका नाम था। तो ये क्या थे, मुस्लिम थे, मतलब मुस्लिम वो थे, सूफी संत टाइप के थे मीरा सैयद, लेकिन ये क्षत्रिय का गुण धारण करते थे, ठीक है। तो मीरा सैयद थे, और इनके साथ में 2 व्यक्ति और थे, जिसका नाम था क्या, एक का नाम था दक्षराज, क्या नाम था, दक्षराज, और एक का नाम था बच्छराज। ये दोनों क्या थे, भाई थे, बच्छराज, ठीक है। दक्षराज और बच्छराज ये बक्सर बिहार साइड में क्या करते थे, ये रहते थे। नौकरी की तलाश में दोनों ये आते हैं, और ये चंदेल राजाओं के यहाँ पर क्या करने लगते हैं, नौकरी करने लगते हैं। दक्षराज को जो बेटा हुआ उसका नाम था मलखान सिंह, क्या नाम था, दक्षराज के बेटा का नाम था मलखान सिंह। और जो बच्छराज के 2 बेटे थे, उसका बड़ा बेटा था जिसका नाम था आल्हा, और जो बच्छराज का छोटा बेटा था उसका नाम था उदल, ठीक है, इनका नाम था उदल। अब ये जो है ऐसा कहते हैं कि एक पंक्ति आती है कि जब चंदेल राजा थे तो इनको कोई राम जुहार नहीं करता था, मतलब सम्मान बहुत कम था चंदेल इनका परमाल देव का। ऐसा कहते हैं कि हीने राजा चंदेला थे, ना कोई करता राम जुहार, जब से जन्मे आल्हा उदल, जग जाहिर की नहीं तलवार, ठीक है। तो ये जो है इनका ऐसा मिलता है। और कहते हैं हिरण का दूल्हा बघ उदल है, मूर्छा साध है कोमल खान, किला तोड़ वे को वाला है, जिसके बल का नहीं संभाल, ठीक है। और बहुत सी मतलब मुझे आता है बहुत कुछ इसमें, तो मैं गाता रहता हूँ कई बार।
और जैसे वीरता के लिए कहता है कि जब उदल का विवाह होता है तो उस टाइम पर एक लाइन है, वो कहता है कि जो नरवर का राजा है मकरंद, क्या नाम है भाई, नरपत शाह है, वो कहता है कि बिटिया जन्मी हो जो चंदेला घर, तो हमें भंवरे ले बैठ रहा है। तब वहाँ उदल मतलब ढेवा हाथ उठाकर कहता है कि हम सुघर बहुरिया जा घर देखन चढ़ के साथ लेन डरवाए, मतलब हमें जो है विवाह की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारे बाजुओं में इतना दम है कि हम जिस घर में चाहें इच्छा होगी उस घर में शादी कर सकते हैं। तो वीर रस का जो है एक उदाहरण है। और ऐसे बहुत मतलब जीते भी हुए हैं, जैसे कि पहला मानव जीती बदला लिया बाप का जाए, तो मतलब इनके पिता जो थे दक्षराज और वत्सराज, जो मांडव का सरदार था, करिया जंबे उसको बोलते हैं, करिया जंबे नाम था उसका, उसने चंदेल राजा के यहाँ पर क्या की थी, आक्रमण किया था और संपत्ति को लूटा था। और उस समय पर दक्षराज वत्सराज जो ड्यूटी कर रहे थे, तो वो दोनों ड्यूटी करते हुए क्या हुए थे, शहीद हुए थे। इनकी जो है मुंडी काट करके यानी कि मूंड काट करके जो है करिया जंबे ले गया था और अपने यहाँ पर जो है मतलब टांग दिया था उनकी खोपड़ियों को। ठीक है, तो ये जो है उस समय पर बहुत छोटे-छोटे के थे अलाउदल और मलखान, जो उदल आई थिंक बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि गर्भ में था। ठीक है, तो जब ये 12 वर्ष का होता है, उदल जब 12 वर्ष का हो जाता है, तो एक बार जो है माहल का जो बेटे रहते हैं जिनका नाम है अभय सिंह, उसका हाथ मतलब किसी चोट-वोट मार देता है थोड़ा-मोड़ा जो है, तो अखाड़ा में जो ऐसे लड़ते हुए हो जाता है, तब माहिल कह देता है कितना ही बहादुर है तो अपने बाप के बदले ले ले और मेरे बच्चे से क्यों वो कर रहा है। तो इसको पता चलता है पहली बार कि हमारे पिता को किसी ने मारा हुआ था। फिर ये जो है अपनी माता से पूछता है कि कैसा क्या है पूरी कहानी, सो वो नहीं बताती है कि, लेकिन ये नहीं मानता है, खाना नहीं खाता है, तो फिर बताती है कि ऐसा हुआ था सब कुछ। अंत में जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, तो बहुत वो रोने लगती है इनकी माता कि भाई जैसे-तैसे मैं जो है विधवा जीवन व्यतीत कर रही हूँ, सिर्फ़ इस उम्मीद पर कि एक दिन मेरा क्या होंगे, बेटे बड़े होंगे और क्या लेंगे, वो सब कुछ सँभाल लेंगे। अगर तुम ना होते उस टाइम पर घर पर, तो मैं जब ही क्या हो जाती, मर जाती। यानी कि ए ठीक है? तो ऐसी बहुत मतलब थोड़ी-सी दर्दनाक कहानी वो भी है, संवेदनात्मक कहानी, कई बार पढ़ते-पढ़ते जो है इमोशन आ जाते हैं। तो फिर ये जो क्या करते हैं, जब 12 बरस के युद्ध हो गए और 16 के भे मलखान और बरस 18 के आलावे और 16 के भे मलखान लगी 12वीं बघ युदल की गढ़ मानो में आनो निशान। बघ युदल इन्हें बोलते हैं, कई बार ऐसा कहते हैं, बाघ को जो है ये शिकार किया करते थे इसलिए बघ युदल बोल देते हैं। तो ये जो है पहली बार में मानव जीतते हैं, फिर जो है दिल्ली को जीतते हैं। पहला मानव धमकी दिल्ली बादशाह दरमियान नैनागढ़ और कजरीगढ़ में, नैनागढ़, कजरीगढ़ और एक कोट कसौंधी, कोटा जिसे बोलते हैं राजस्थान में है, कोटा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे 52 गढ़ों को ये जीतते हैं। नैनागढ़ जीतते हैं जहाँ पर आल्हा की शादी हुई थी, कटनी में पड़ता है अभी। पथरीगढ़ जीतते हैं, पथरीगढ़ जीतते हैं, ज्वाला सिंह का नाम आपने सुना होगा। और बलदेवगढ़ जो टीकमगढ़ में पड़ता है इसको जीतते हैं। कलिंजर जो है इनका क्षेत्र हुआ करता था, किला कलिंजर का जग जाहिर बंगला पान महोबा क्यार, और ग्वालियर का शहर जो है इन्हीं के अधिकार में था। और ये दसपुर भी जो है इनके अधिकार में था, मंदसौर वाला। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे, चलिएगा। तो ये मतलब कुल मिलाकर के आल्हा उदल तो वीर सेनापति थे, किसके दरबार से संबंधित है, चंदेल राजा परमाल के जो है दरबार से संबंधित हैं। और जो इनकी जानकारी हमें वर्तमान में मिलती है, तो किसमें जो है जानकारी मिलती है, तो वो जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी किसमें, जो जगनेक एक कवि हैं, जगनेक जो है चंदेल के रक्षागार थे और एक कवि भी थे, एक सेनापति भी थे। ठीक है, सेनापति भी थे, बहुत गुण इनके पास में थे। तो जगनेक ने जो है किताब लिखी हुई है, उसका नाम है क्या, आल्हा खंड या परमाल रासो। ठीक है, परमाल रासो, परमाल रासो जो है इन्होंने किताब लिखी हुई है, परमाल रासो। ठीक है, जैसे पृथ्वीराज रासो है, ऐसे क्या है, परमाल रासो है। परमाल रासो का एक जो है हिस्सा है जिसका नाम है आल्हा खंड। तो परमाल रासो लुप्त हो चुका है, लेकिन आलाखंड वर्तमान में भी फेमस है। अंग्रेजों ने क्या किया था, इससे बहुत जो है मोटिवेट हुए थे। विश्व की सबसे बड़ी वीर गाथा है क्या, आलाखंड, ध्यान रखिएगा। चलिएगा देख लेते हैं। तो टॉपिक संबंधी प्रश्न देखिएगा, आलाखंड के रचयिता कौन है, तो आप क्या कहेंगे, जगनिक जो है आलाखंड के रचयिता हैं। आल्हा गायन जो है मुख्य कौन सा रस है, तो वीर रस में जो है क्या किया जाता है, गायन किया जाता है। आल्हा गायन का समय कौन सा होता है, वर्षा ऋतु में, सावन में, यानी कि जब रक्षाबंधन हो जाता है उसके बाद आल्हा गायन खत्म हो जाता है, तो रक्षाबंधन के पहले जो है गा देख सकते हैं। तो इनकी भाई अभी भी यूट्यूब पर खूब सारी लड़ाइयाँ डली हुई हैं, आप देखिएगा। आला उदल किसके सेनापति थे, चंदेल राजा जो है परमादित्य देव के सेनापति थे। और आला खंड जो है विश्व की क्या है, सबसे लंबी वीर गाथा मानी जाती है। और ये बुंदेलखंड की है। ठीक है, तो बुंदेलखंड की सुन लो बानी, बुंदेली की वाणी में पानीदार यहाँ का पानी, आग हवे या पानी में, तो इन्हीं की लाइनें हैं ये। जगनिक की अन्य रचना जो है क्या है, परमाल रासो है। ठीक है,
तो परमाल रासो भी क्या है, जगनिक की ही रचना है। ढोला मारू की कथा, तो भाई ये प्रेम प्रसंग का, ये भी फिर से नायक नायिका का जो है संवाद है। ढोला राजकुमार है और कोई मारू जो है क्या है, राजकुमारी है। तो राजस्थान में प्रचलित है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी इसका प्रभाव देखा जाता है। ढोला मारू, एक फूल जो मिले री ढोला को, ये ढोला लौट घरे जाए जी। ठीक है, तो ये गा गा करके ये कहानी सुनाई जाती है, कथा है ये कि ठीक है। तो मतलब नायिका से मिलने के लिए जो है ढोला राजकुमार बाग में बहुत देर तक इंतजार करता रहता है और एक फूल उसके हाथ से पाने के लिए जो है बैठा रहता है। ये पंक्ति है कि एक फूल जो मिले रे ढोला को, ये ढोला लौट घरे जाए जी। चलिएगा, पांडवानी गायन जो है इसमें महाभारत की कथाओं का गायन किया जाता है। बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। तीजन बाई जो इसकी क्या है, प्रसिद्ध कलाकार है। भाई सब कितना समय हो गया। चलिएगा, लेद गायन जो है ये भी कहाँ पर, लेद गायन भाई सब ये कौन है, ये अपन ने नहीं सुना हुआ है लेद गायन। ठीक है, तो ये नहीं पता मुझे भाई साहब, ये लेद गायन बुंदेलखंड का है वो भी, और अपन को नहीं पता है। चलिए, तो होगा कोई लेद गायन जो है बुंदेलखंड में प्रचलित है शायद, कुछ और ना कहना होगा। चलिएगा, हरदौल की मनौती, तो ये भी अपना क्या है, हरदौल सिंह बुंदेला है कि ये जो है बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकगीत है। और इसमें भी जो क्या है, हरदौल के जो है कर्तव्यों को दिखाया गया है, उनके ब्रह्मचर्य व्रत को दिखाया गया है। और अपनी बहन जो उनकी कुंजा है, कुंजा को किस प्रकार से क्या करते हैं, कुंजा की बेटी यानी कि भांजी की जो है चीकट लेकर के जाते हैं। ये भी जो है हरदौल की मनौती है। अब देखिएगा, मोबाइल में खूब देखा होगा, कहानियाँ खूब देखते रहते हैं। तो ये बचपन का हमारी क्या है, जितनी भी ये लोग हरिश्चंद्र की कथा है, हरदौल की मनौती बहुत देखते थे। जब चिप भराने का समय होता था ना, मोबाइल की याद आ गई मुझे, चिप भराने का समय होता था, वो 2 GB चिप होता था अपने पास में। क्या होता था, 2 GB चिप था। 2 GB चिप था वो, मतलब 10 5 वीडियो डल गए, 15 वीडियो डल गए, वो क्या होता, चिप भर जाता था। उस समय पर 30 रुपया में जो है चिप भरा करता था। अपन जो है भरवा करके लाते, और 15 10 दिन में जो है पूरा का पूरा देख लिया, फिर वो डिलीट करवाया, फिर दूसरा भरवाया, ऐसे जो है भरवा भरवा करके जो है अपन बहुत चीज़ें देखी हुई, पूरी रामायण महाभारत और ये जितनी भी कहानियाँ हैं, रूप बसंत, ये सब कुछ जो है क्या किया है, देख डाला हुआ है। तो कुछ ऐसा अपना जीवन था, बहुत सामान्य सा है। चलिएगा, आगे बात कर लेते हैं। ये है, और यहाँ किसकी शुरुआत होती है, अब आधुनिकता का ज़माना है, शुरुआत होती है, बच्चा के हाथ में मोबाइल आता है, वो क्या देखता है, वीडियो गेम देखता है। ठीक है, तो कहाँ से भाई संस्कार कहाँ से आएंगे उसके पास में, वीडियो गेम देखेगा उसको धांधा के संस्कार आएंगे, और पबजी वाला संस्कार आएगा, फिल्में देखता है तो वो संस्कार आएंगे उसके पास में। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध बसदेवा गायन किस कथा पर आधारित है, ध्यान रखिएगा, किस कथा पर आधारित है। तो आप क्या बताएंगे, जो बसदेवा गायन है यह आपको देखने को मिल जाएगा किस पर, श्रवण कुमार की कथा पर जो है देखने को मिल जाएगा। और इसमें जो है पीले कलर के वस्त्र पहनकर क्या करते हैं, गायन किया जाता है, किसका, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार कौन थे, जानते हैं ना भाई साहब, अपने माता पिता को जो तीर्थ दर्शन करवाया हुआ था, तराजू में बैठाकर, पैसे नहीं थे तो क्या हुआ, कर्म तो अच्छा था। बसदेवा गायकों की पहचान जो होती है, पीले वस्त्र क्या करते हैं, सिर धारण करते हैं और सिर पर मूर्ति रख करके गाते हैं। वसुदेवा का अन्य नाम क्या है, हरबोलो गीत भी है, हरबोलो जाति के लोग गाते हैं। घोटुल पाटा जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, मुड़िया गायन द्वारा। किसके द्वारा, मृत्यु के समय पर घोटुल, ठीक है, घोटुल जानते हो ना, घोटाई की जाती है, टकला की जो है घोटाई कर जाए, टकला नहीं यहाँ पर बनाया हुआ है भाई, टकला कहने किसी को नहीं है। मुड़िया कौन होता है, टक टक मुड़िया जो होता है, मतलब मूड होता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, घोटुल पाटा मुड़िया। विदेशीय गायन जो है, विदेशीय गायन जो है कहाँ पर, बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित होता है। और सीदेव गायन ये कहाँ पर है, ये भी बघेलखंड में है, अहीर जाति के लोगों द्वारा गायन किया जाता है। राई नृत्य के साथ जो है गायन कौन सा किया जाता है, बुंदेलखंड में बम्बुलिया गायन किया जाता है। जगदेव का पुबारा ये भी जो है बुंदेलखंड का भक्ति प्रधान क्या है, गायन है। और भरथरी गायन, ये ध्यान रखिएगा, भरथरी गायन वही सब सुबह सुबह गाया जाता है। लोग क्या है, सुबह सुबह जो है फ्रेश होने के लिए जाते हैं और इसी को गाते हुए चले जाते हैं, तम्बाकू खा करके। ठीक है, तो राजा भरथरी और रानी पिंगला की जो है कहानी गाई जाती है। पिंगला जो क्या निकली थी, मतलब क्या बोलते हैं भाई साहब इस भाषा में, बेवफा। ठीक है, तो वो निकली थी पिंगला, तो उसका जो चक्कर किससे था, मतलब उसके नायिका नायक वाला जो प्रेम प्रसंग था, एक नौकर से था उनके राजा के। तो फिर भरथरी ने जो है राजा विक्रमादित्य को भगा दिया था। ठीक है, राजा विक्रमादित्य को क्या कर दिया था, राज्य से निकाल दिया था भाई साहब, पत्नी के विश्वास के चक्कर में। पत्नी क्या निकली, वो थोड़ा सा वैसे निकली। फिर बाद में भरथरी ने जो क्या किया, अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिया, अपने छोटे भाई को वापस बुलाया, और फिर जो है भरथरी दार्शनिक बन गए। पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के, उसमें जो दार्शनिक शास्त्र है, दर्शन शास्त्र में। हींग गायन कहाँ पर प्रचलित है, ये भी मालवांचल में श्रावण मास में गाया जाता है। और क्या है, बरसाती वार्ता गायन, ये भी आपको मालवान देखने मिलेगा, मालवा में चंपू काव्य प्रधान जो है लोक गायन है भाई साहब। अभी प्रश्न जो है, अभी आधे प्रश्न हुए हैं, थोड़ा सा स्पीड में क्या होगा करना होगा। प्रसिद्ध कवि जो है ईसरी को किस विधा का जो क्या मानते हैं, जनक माना जाता है। तो ईसरी जो है ध्यान रखिएगा, फागों के कारण जो है क्या है, प्रसिद्ध हैं। मैं एक छोटी सी फाग सुना दूं क्या,
चलिएगा नहीं सुनाता हूँ। फागे क्या होती हैं, एक प्रकार की जो लोक गायन है, हमारे बुंदेलखंड में भी प्रचलित है, बघेलखंड में भी प्रचलित है। जैसे मुझे बचपन में फाग सिखाई गई थी, मैं जब बचपन में गा देता था तो लोग कहते थे कि भाई साहब खतरनाक व्यक्ति है, इसको वरदान प्राप्त हो गया है, ठीक है। क्या बोलते थे, ये फाग है कि गुरु की कृपा से हम चलें, सिद्ध हों ये सब काम, और जिसका रुपया 2 रुपया लेना उसका पाई पाई कर देना, ऐसी नीत नहीं कर लेना कि नहीं देना, और घर में हो दाना 2 दाना उसको बड़े प्रेम से खाना, धारे हरि ध्याना, गहरी भरी होए नदिया में जाकर नहीं उतरना, बेदुश्मन बिन मौका पाके दुश्मन के घर कभी नहीं जाना है जाना लाल। ठीक है, तो नगड़िया की यहाँ पर जो है क्या होनी चाहिए, धुन होनी चाहिए, इसकी आगे फिर बढ़ेगी। चलिएगा बात करते हैं ये क्या है, फाग है। ये देख सकते हैं भाई साहब कौन है, ईसुरी हैं, ईसुरी की फाग है जो ये चौकड़िया फाग, हालांकि जो मैंने गाई हुई है चौकड़िया फाग है, बुंदेलखंड में होली के समय पर गाई जाती है। तो ईसुरी जो है किसकी, इन्हें बुंदेलखंड का क्या बोलते हैं भाई साहब, जयदेव बोलते हैं। भी क्या करेंगे, ध्यान करेंगे, बुंदेलखंड के जयदेव भी कहा जाता है। तो फागों के लिए जो है प्रसिद्ध है। देखिएगा ईश्वरी का पूरा नाम क्या है, हरताल ईश्वरी जो है इनका क्या है पूरा नाम है। ईश्वरी की प्रेयसी, ध्यान रखिएगा, रजऊ शब्द का बहुत बार नाम आता है, देखेंगे रजऊ शब्द जब भी इनकी रजऊ से जो है प्रेरित होकर के इन्होंने क्या की थी, ये फागें बनाई हुई थी। तो फागों में जो है इनकी प्रेमिका जो है रजऊ का नाम रजनिया यहाँ पर लिखा हुआ है, कई जगह जो रजऊ शब्द आपको देखने को मिलेगा। रजऊ जो थी इनकी क्या थी, नायिका थी रजऊ, ठीक है। तो जिनके लिए उन्होंने फागें लिखी हुई थी तो इनको समर्पित करते हुए लिखते थे। बुंदेलखंड का जयदेव किसे कहा जाता है, ईसरी को कहा जाता है। फाग गायन जो है ये कब किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, होली के समय पर जो फागों गायन किया जाता है। ईसरी का जन्म स्थान मेंढकी ग्राम जो है झांसी बुंदेलखंड में जो इनका जन्म हुआ था। संत सिंगा जी का उपनाम क्या है, निमाड़ का कबीर किसे कहा जाता है, संत सिंगा जी को कहा जाता है। कवि भूषण की उपाधि किसकी थी, तो ध्यान रखिएगा, कवि भूषण जो है, भूषण क्या थी, ये उनकी उपाधि थी, जो कवि भूषण के नाम से जानते थे, भूषण की उपाधि थी। वास्तविक नाम क्या था इनका, जराशंकर था। और चित्रकूट के राजा रुद्र प्रताप सोलंकी द्वारा क्या दी गई थी, यह जो है भूषण की उपाधि दी गई थी, किसको, जराशंकर नाम के कवि को। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, केशवदास को, मध्य हमारे बगल के हैं, ओरछा के हैं ये, ठीक है। तो केशवदास ध्यान रखिएगा। और कठिन काव्य का, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहते हैं, गजानन माधव मुक्ति भाव, मुक्ति वो पड़ा है, भूत के पांव पीछे, क्या, भूत के पांव पीछे, ठीक है। चांद का, चांद पर सतह से उठता हुआ आदमी, भाई सब गजब की रचना थी। अच्छा ये टॉपिक किसने पढ़ा हुआ हिंदी में, बताना मुझे कमेंट करके। अगर नाक ना होती, हिंदी का मुझे याद आता रहता अक्सर ये, अगर नाक ना होती, बहुत लंबी सी नाक जो है, ये जब हम पढ़ते थे गुलाब जामुन, रामू के गुलाब जामुन, ये जो है हमें हिंदी में मिलते थे, बाबा भारती, खड़क सिंह, ठीक है। तो ये जो है हमारे जमाने में हिंदी में टॉपिक हुआ करते थे। और वो दूध धारा, ठीक है, भेड़ाघाट की। तो कठिन काव्य, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, ये श्योपुर जिले के थे, और ये क्या थे, ओरछा जिले के थे, अभी हम देखेंगे। और जो आप ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का राजकीय गान कौन सा है, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का वह संदेश है माँ की पेट, महेश श्रीवास्तव द्वारा जो है ये लिखा गया था। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश से किस कवि को जो है कृषि पंडित कहा जाता है, तो ध्यान रखिए, घाघ को जो क्या कहते हैं, इनको कृषि पंडित कहा जाता है। क्यों, इनकी कहावतें जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, जितनी भी कहावतें आप सुनी हुई हैं, जैसे खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ऊँट के मुँह में जीरा, ये सब इन्हीं की दी हुई जो क्या है कहावतें हैं। तो ये घाघ कवि जो है ना, कृषि की कहावतें जितनी भी थी वो इन्हीं के द्वारा जो है बनाई गई थी बुंदेलखंड में। तो जैसे एक ही कहावत है इनकी कि दिन में गर्मी रात में ओस, कहे घाघ बरखा 100 कोस, मतलब अगर दिन में गर्मी हो रही है, रात में जो है ओस हो रही है, तो मतलब बारिश जो है खतरनाक होने वाली है, इनकी कहावत है। और इनका अनुमान जो है बहुत सही होता था, इसलिए कहावत जो है सब कोई कहता है, कहती तो वह खया, कहती तो उसकी है, मतलब कहना तो उसका है। ऐसे जो है जो संदर्भ लेते रहते हैं, तो इन्हीं की जो कहावतें हैं, ये बुंदेलखंड के थे, इन्हें कृषि पंडित के नाम से जाना जाता है। तो घाघ हो जाएंगे। घाघ की कविताएं जो है आधारित हैं, किस पर आधारित हैं, वर्षा, कृषि, खेती और पशुपालन पर आधारित हैं। घाघ किसके समकालीन थे, मुगल सम्राट जो है अकबर के समकालीन थे। घाघ की लोकोक्तियां जो है कहाँ पर प्रचलित हैं, उत्तर भारत और मध्य प्रदेश में प्रचलित हैं। संत सिंगा जी प्रसिद्ध है किसके लिए, पशु रक्षक देवता के रूप में जो है संत सिंगा जी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। कहाँ के थे, निमाड़ क्षेत्र के। संत सिंगा जी की समाधि कहाँ पर है, आप क्या कहेंगे, पिपल्या गांव जो है सिंगा जी खंडवा में है। जगनिक किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जगनिक वीर रस के महाकाव्य आलाखंड हेतु जो क्या है जगनिक कवि प्रसिद्ध है। भवभूति का जो है उपनाम क्या है, भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है, भवभूति को जो कहा जाता है, भवभूति, ठीक है, मालती मत, भभूति नहीं है, भवभूति है ये। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे ये भवभूति, और समझा जाता है मध्य प्रदेश के थे।
कवि पद्माकर का संबंध कहाँ से है? ये सागर जिले के थे और ध्यान रखिएगा इसकी रचना जो है जगत विनोद है। दौलतराव सिंधिया के दरबार में रहते थे कौन? कवि पद्माकर। और पद्माकर समारोह कहाँ पर होता है? इनकी स्मृति में सागर में होता है। बाणभट्ट किसके दरबारी थे? राजा हर्षवर्धन के दरबारी थे। ये शहडोल जिला के थे बाणभट्ट। चतुर चंचरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की जो है एक प्रसिद्ध रचना है, अभी तक देखिए हमने नहीं पढ़ी हुई है। मुख्यतः 3 रचना इनकी पढ़ते हैं, बाणभट्ट की हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक, 3 जानी जाते हैं। चतुर चंचरी भी इनकी क्या है? बाणभट्ट की जो है एक रचना है। आगे देखिएगा, परमाल रासों के रचयिता कौन है? तो मुझे लगता है बहुत आसान सा जो है प्रश्न हो जाएगा आपके लिए। जो परमाल रासों के रचयिता कौन है, तो आप क्या बताएंगे? जो है परमाल रासों के रचयिता जगनिक किस राजा के दरबारी कवि थे? तो आप क्या बताएंगे? राजा जो है परमरदी देव या परमाल जो है इसी को कहा जाता है, उनके दरबारी थे। तो ये जो हो जाएंगे आपके राजा परमाल हो जाएंगे। चलिएगा देख लेते हैं अन्य संबंधी बातें। राजा परमारदी देव का वंश कौन सा था? तो चंदेल वंश के जो है शासक थे। बहुत सारी चीजें भाई साहब रिवाइंड हो रही हैं, ध्यान रखना, ये मत कहना कि इतनी फैक्ट पढ़ा रहा है। मेरा उद्देश्य क्या है, चीजें ज्यादा से ज्यादा दिमाग से गुजरे, तो ये कर लेना है। जगनिक का क्षेत्र कौन सा था? मतलब जगनिक का क्षेत्र कौन सा था भाई? कलिंजर और महोबा होगा ना, जहां पर जो चंदेल राजा शासन करते थे। परमाल रासू का मुख्य भाग क्या है? तो ध्यान रखिएगा आलाखंड जो है परमाल रासू का ही एक क्या है? भाग है। हालांकि कई बार जो है अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगी, अलग अलग ये थी, एक ही का ही भाग है। आलाखंड बहुत ज्यादा फेमस है। राजा भोज की रचना कौन सी है? सम्रांगण सूत्रधार जो है क्या है? राजा भोज की रचना है। छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? छत्रसाल दशक जो है कवि भूषण द्वारा जो है लिखी गई है। भूषण जो है का जो मूल नाम था, जटाशंकर इनका मूल नाम था। केशवदास किसके दरबार में रहते थे? ओरछा के शासक इंद्रजीत बुंदेला के दरबार में जो है ये रहा करते थे। गिरधर कविराय जो है कहाँ के थे? बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कुंडलिया लेखक कौन है? कुंडलियां लेखक हैं। कुंडलियां, गिरधर की कुंडलियां, भाई साहब हमने पढ़ा नहीं हुआ है, मतलब गिरधर जो थे बुंदेलखंड के थे। गिरधर की कुंडलियां आपने हिंदी में पढ़ी होगी, बुंदेलखंड के थे। राजा मान सिंह तोमर की रचना कौन सी? मान कौतूहल, संगीत से संबंधित जो है ग्रंथ है राजा मान सिंह तोमर का। मुल्ला रामू जी जो है गुलाबी उर्दू का जनक कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भोपाल के थे और इन्हें क्या कहते हैं? गुलाबी उर्दू का जो है जनक कहा जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ये शाजापुर के थे, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, संविधान सभा के सदस्य भी थे। और क्या है? रश्मि रेखा इनकी प्रसिद्ध रचना है। आगे बात करते हैं, 1857 की क्रांति के समय मंदसौर का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए 1857 की क्रांति में जो हुई थी, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहाँ से हुई थी? आप क्या कहेंगे? 3 जून से हुई थी। और दिल्ली से जो है मंदसौर भाग करके आया हुआ था बहादुर शाह जफर का बेटा, जिसका नाम था शहजादा हुमायूं, इसने यहाँ पर क्रांति की हुई थी। शहादत खान ने कहाँ पर क्रांति की थी? तो आप क्या बताएंगे? इंदौर में की थी। और राजा बख्तावर सिंह ने कहाँ पर की थी? धार में, अमझेरा रियासत में। भीमा नायक ने जो है बड़वानी क्षेत्र में या निमाड़ क्षेत्र में जो है की हुई थी। कहाँ पर? निमाड़ क्षेत्र में जो है की हुई थी। तो ये 1857 की क्रांति का दृश्य है। भारत में 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? तो आप कहेंगे मेरठ से 10 मई के दिन जो है शुरुआत की गई थी। देखिएगा शहादत खान का विद्रोह जो है कहाँ पर हुआ था? आप कहेंगे महू, इंदौर में हुआ था। नीमच छावनी की तिथि क्या है? मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो है यही था, 3 जून 1857 को जो है मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहाँ विद्रोह हुआ था? ये नीमच छावनी में हुआ था। हीरा लाल और मोहम्मद अली बेग द्वारा जो है शुरू किया गया था। राजा बख्तावर सिंह ने कहाँ पर विद्रोह किया था? अमझेरा रियासत धार में किया हुआ था। भीमा नायक का क्षेत्र क्या था? सेंधवा बड़वानी था। और ध्यान रखिए शंकर साय और रघुनाथ साय ने जो है कहाँ पर? गढ़ा मंडला जबलपुर में जो इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तोप से बांधकर 18 सितंबर 1858 को जो है मार दिया गया था। झलकारी बाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ये कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई की जो है सहायिका और अंगरक्षिका थी। टाटा टोपे को फांसी कहाँ पर दी गई थी? शिवपुरी में दी गई थी। कब? 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी। शेख रमजान का विद्रोह जो है कहाँ पर हुआ था? सागर में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय शेख रमजान ने यहाँ से नेतृत्व किया था। ठाकुर रणमत सिंह, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, रीवा में जो है इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। बहुत बड़े जो है गुंडा भाई थे, ठीक है। अंग्रेजों के जो सागर छावनी थी, सागर में पहले जो है कमांडर हुआ करते थे। और फिर मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की हुई थी। चित्रकूट साइड, सतना साइड में बहुत जगह इन्होंने नेतृत्व किया हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है बाबा गंगादास की बगिया ग्वालियर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है? बाबा गंगादास एकमात्र मर्द है भारत में, हीरोज ने कहा हुआ था इनके लिए। मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद के रूप में किन्हें जाना जाता है? आप क्या बताएंगे? 1824 में जो विद्रोह हुआ था, तो देखिएगा इन्हें किस लिए जानते हैं? कुंवर चैन सिंह को जानते हैं, ठीक है। कुंवर चैन सिंह कहाँ के थे? तो आप कहेंगे एक रियासत थी जिसका नाम था नरसिंहगढ़ रियासत। क्या नाम था? नरसिंहगढ़ रियासत थी। यह कहाँ पर पड़ती है? वर्तमान राजगढ़ जिला में पड़ती है। और राजगढ़ के क्या थे? ये राजकुमार थे कुंवर चैन सिंह। और जब ये सीहोर का एक एजेंट था जिसका नाम था मेढक, मेढक नहीं भाई, मेढक था, ठीक है, मेढक नहीं, अंग्रेज एजेंट था जिसका नाम था मेढक, ठीक है, वो नाम आता है, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए। तो मेढक जो था मतलब मेढक था। मेढक जो है
कुंवर चैन सिंह को कहता है कि भाई साहब जितना भी तुम्हारे यहाँ पर टैक्स होता है वो हमें दो, जितना भी आपके यहाँ पर अफ़ीम होता है वो हमारी अनुमति से बेचोगे और भी जो भी है वो हमारे अंडर में रहोगे। कुंवर चैन सिंह कहता है कि भाई हम क्यों रहेंगे तेरे अंडर में, हम नहीं रहेंगे। और इनका जो चैन सिंह का जो एक मंत्री था या दीवान था वो क्या करता था, इनसे मिला हुआ था, गद्दारी करता था। जैसे ही कुंवर चैन सिंह को पता चला कि ये हमारे साथ में धोखाबाज कर रहा है तो इसको जो है ख़त्म कर दिया, इस मंत्री को जो है मार दिया। मेडॉक को जो है गुस्सा आया, मेडॉक ने जो है कुंवर चैन सिंह को बुलाया और धोखे दे करके, मतलब कि सब चेक एक करके कि अंदर जो है कोई हथियार के बिना ना आ पाए, ये जाते हैं। और हिम्मत बहादुर, अली बहादुर इनके दो साथी रहते हैं, मुस्लिम साथी थे, दोनों जाते हैं तीनों। तो बस घेर लिया जाता है इन्हें जो है घर के अंदर ही, और फिर ये बाहर जैसे कैसे निकल करके आ जाते हैं, लेकिन 3-4 लोग ही रहते हैं। अंत में जो है सीहोर के दशहरा बाग में लड़ते हुए क्या है ये मारे जाते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद हैं कौन, 1824 में कुंवर चैन सिंह। तो ये जो मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहते हैं। चलिएगा देखिएगा, तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये भाई साहब कौन है, कुंवर जो है चैन सिंह है। और ये जो है इनकी ये छतरी बनी हुई है, मतलब सीहोर के दशहरा बाग मैदान में इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। चलिएगा देखते हैं, कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि कुंवर चैन सिंह किस रियासत के थे, तो आप कहेंगे नरसिंहगढ़ रियासत, राजगढ़ जिला से संबंधित थे। फिर बताएं शहादत स्थल कौन था, सीहोर का दशहरा बाग मैदान, लाल माटी वाला क्षेत्र है वहां पर जो प्रश्न है। किसके विरुद्ध जो है युद्ध किया था, अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट मैडोक, मैडोक यानी कि मेढक के विरुद्ध जो किया हुआ था। चैन सिंह के वफादार साथी कौन से थे, तो हिम्मत खान और बहादुर खान जो है वफादार साथी थे। और चैन सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो मतलब स्मारक जो है सीहोर में देखने को मिल जाएगा। टांट्या भील का उपनाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इंडियन रॉबिन हुड है। टांट्या भील का वास्तविक नाम क्या है, आप क्या कहेंगे, तांत्या कहेंगे। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है, टांट्या मामा रेलवे स्टेशन है, इनके नाम पर ही है। गंजन सिंह कोरकू का विद्रोह कहाँ पर हुआ था, जंगल सत्याग्रह हुआ था, जो कि 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल में हुआ था। बादल भोई का संबंध कहाँ से है, तो आप क्या कहेंगे, छिंदवाड़ा जिले से है। आदिवासी क्या है, क्रांतिकारी है। आगे बढ़ जाते हैं, जंगल सत्याग्रह 1930 के दौरान बैतूल के घोड़ा डोंगरी में आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया था, तो ये सिंपल सा प्रश्न है, आप क्या बताएंगे, गंजन सिंह कोरकू द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। तो ये गंजन सिंह कोरकू की जो है कुछ समाधि वमाधि वगैरह बनी हुई है वहां पर जो ये कर रहे हैं। चलिएगा तो देखिएगा, अन्य प्रश्न देखिएगा कि घोड़ा डोंगरी का मुख्य कारण क्या था, भाई घास काटने और जो है वन कानूनों का जो है विरोध किया हुआ था किन्होंने, जो मध्य प्रदेश के जनजातीय लोग थे। सिवनी जंगल सत्याग्रह को किस नाम से जानते हैं, मतलब टुरिया नामक स्थान पर हुआ था इसलिए टुरिया सत्याग्रह कहते हैं। नेतृत्व किसने किया था, दुर्गा शंकर मेहता, मुंह का लोहार। ध्यान रखिएगा, एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ था, वहां पर दुर्गा शंकर ऑप्शन में नहीं था, मुंह का लोहार जो है सही माना गया था। ठीक है, दोनों लोगों ने नेतृत्व किया हुआ। टुरिया कांड कब हुआ था, यानी कि टुरिया सत्याग्रह कब हुआ था, तो 9 अक्टूबर 1930 को जो है सत्याग्रह किया गया था। खाज्या नायक का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो आप कहेंगे निमाड़ क्षेत्र था। और भीमा नायक को फांसी कहाँ दी गई थी, पोर्ट ब्लेयर अंडमान में दी गई थी। कब, फांसी नहीं हुई थी भाई साहब भीमा नायक को, ठीक है, फांसी नहीं हुई थी, नहीं, यहाँ की सजा मिली हुई थी काला पानी की, जीवन कारावास की सजा मिली थी। और उन्हें 1876 में जो है रास्ते में जाते ही जो है समुद्र में कूद गए थे शायद, जो आत्महत्या कर ली थी, लेकिन वो जेल नहीं गए हुए थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के शहादत पूछी है, फांसी जो है गलत हुआ है इनके, फांसी नहीं थी। ठीक है, 1876 में शहीद हुए थे। झंडा सत्याग्रह कब हुआ था, जनवरी 1923 जबलपुर में जो है झंडा सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था, 1931 में, 23 जुलाई 1931 को जो हुआ था। यशवंत सिंह ने क्या की थी, जो पंजाब जाने वाली ट्रेन थी जिसका नाम था पंजाब मेल ट्रेन, वो खंडवा जिले से जो है होकर के गुजरती थी, उसकी जो है पकड़ करके, मतलब उसे रोका गया था ट्रेन को, चैनन खींच करके, जो उसका ड्राइवर था उसको धमक दिया गया था, और जो कुछ लोगों को जो लूट लिया गया था माले से, क्या कहते हैं, पंजाब मेल हत्याकांड कहते हैं। चरण पादुका हत्याकांड का आदेश किसने दिया था, कर्नल फिशर ने। कब हुआ था, 1931 में जो है मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में हुआ था, इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। सोहावाला नरसंहार या महाजन गोली कांड कब हुआ था, 1938 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, आप क्या बताएंगे, सतना जिले में हुआ था। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, विदिशा जो है ग्वालियर से जो है शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में यहाँ शुरू हुआ था। आगे बात करते हैं, रामचंद्रिका और रसक प्रिया के रचनाकार जो है केशवदास का संबंध किस नगर से है, तो देखिएगा केशवदास कहाँ के थे भैया, अभी पढ़ा हुआ था, कठिन काव्य का प्रयोग ओरछा से संबंधित थे। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, मतलब बहुत जबरदस्त फैक्ट है यार, काफी ज्यादा लंबी क्लास हो रही है, लेकिन कोई नहीं यार, मतलब करना है, ठीक है, कुछ भी हो तो आप लगातार बोलते हुए भी क्या होता है, कई बार वो लगने लगता है। और चलिएगा देखते हैं, खैर करते हैं, अपन को जो है वो तो करना ही है। रामचंद्रिका और रसक प्रिया के रचनाकार केशवदास का संबंध किस नगर से, आपके बताएंगे ओरछा से। देखिएगा ये रसक प्रिया रचना है, ठीक है, ये रसक प्रिया जो है रचना, खास तौर से बात करें, ये भी आई थिंक नायक नायिका वाली रचना है। इसमें जो इंद्रजीत बुंदेला और उनकी प्रेमिका जो है, यानी कि नायिका जो है, उनका नाम है क्या,
इंद्रजीत बुंदेला की नायिका का नाम है, मतलब मुझे नाम नहीं, राय प्रवीण नाम है, ठीक है, क्या नाम है, राय प्रवीण नाम है। और राय प्रवीण खतरनाक एक कवित्री भी थी, तो ये मैं सुना चुका हूँ कि अकबर के दरबार में किस प्रकार से धोया हुआ था अकबर को, तो ये उन्हीं की जो है रचना है रसिक प्रिया। तो कई बार प्रश्न आ जाता है किस रचना में जो है कौन सी रचना कवि केशवदास की है जो रसिक प्रिय मतलब उनकी जो नायिका थी इंद्रजीत बुंदेला की, जिसका नाम था क्या, राय प्रवीण, उसके लिए समर्पित है। तो रसिक प्रिया वो रचना है इनको जो समर्पित है। कौन कौन सी रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। रामचंद्रिका हो गई, रसिक प्रिया हो गई, कवि प्रिया हो गई, ये सभी रचना किसकी हैं, केशवदास की। किसके दरबारी थे, इंद्रजीत बुंदेला के दरबारी। चलिए देख लेते हैं। केशवदास को क्या कहा जाता है, आप कहें कठिन काव्य का जो है इन्हें प्रेत भी कहा जाता है। केशवदास किस काल के कवि हैं, रीति काल के जो है प्रवर्तक हैं, जिसमें श्रृंगार प्रधान रचनाएं शुरू हुई थी। कवि प्रिया और विज्ञान गीता किसकी रचना है, ध्यान रखिएगा, कवि केशवदास की जो क्या है, ये सभी रचनाएं हैं। कवि प्रिया और विज्ञान गीता किसकी रचनाएं इनकी हैं। केशवदास किसके दरबारी कवि थे, ओरछा नरेश इंद्रजीत बुंदेला के जो है दरबारी कवि थे। भवभूति का जन्म स्थान कौन सा है, पदमपुर, विदर्भ जो है मध्य प्रदेश सीमा वाला क्षेत्र है, वहां पर क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था भवभूति का। बाणभट्ट का जन्म स्थान कौन है, चंडी सीधी, ये वर्तमान शहडोल में भी मानते हैं। कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, मेघदूतम और शकुंतलम जो क्या है कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। राजा भोज की काव्य विधा का कौन सा चंपू काव्य है, या रामायण चंपू बोलते हैं, मतलब जो दो भाषाओं में लिखी होती है, मिक्सर भाषा में होती है, उसे चंपू बोल दिया जाता है। भूषण की रचना कौन सी है, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी किसकी रचना है, भूषण की रचनाएं हैं। और पद्माकर की रचयिता कौन सी है, गंगा लहरी, जगत विनोद। और ठीक है, तो ये पद्माकर कवि कहाँ के हैं, सागर के हैं, और ये इन्होंने ही लिखी हुई गंगा लहरी, जगत विनोद इन्हीं की रचना है। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के जिले में हुआ है। भाई व्यंग्यकार है मतलब कि टिप्पणी करने वाले व्यक्ति है, टिप्पणी के मतलब लेखक भी होते हैं, ये भी एक क्या साहित्यकार होते हैं जो टिप्पणी करने का कार्य करते हैं। एक दूसरे पर व्यंग करना क्या कहलाता है, व्यंग्यकार कहलाता है। इनका जन्म मध्य प्रदेश किस जिले में हुआ था, तो इनका जन्म जो है होशंगाबाद के इटारसी में जो है हरिशंकर परसाई देखने को मिलता है। ये हरिशंकर परसाई अर्थशास्त्र जब धर्मशास्त्र के ऊपर चढ़ बैठता है, तब गौरक्षा आंदोलन के नेता जूतों की दुकान खोल लेते हैं। कहने का इनका आशय ये है कि कई बार जो है मतलब जब लालच और पैसे की बात आ जाती है, यानी कि अर्थशास्त्र आ जाता है, तो धर्मशास्त्र वहाँ पर यानी कि धार्मिक आचरण जो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं पैसे के कारण। ठीक है, तो पैसे में जो है धार्मिक आचरण कम हो जाते हैं, ये जो है भाई साहब कहना चाहते हैं। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई, तो व्यंग करना इनका क्या थी, ये मतलब जीवन था इनका, कि मतलब जो है आलोचना जैसे करना क्या होता है, कला होती है। और आलोचना करना गलत नहीं है अगर किसी की आलोचना की जाए, क्योंकि तर्कों के माध्यम से जब आलोचना होती है तो समालोचना बोलते हैं, वास्तविकता ये होना चाहिए। अगर वो आलोचना नहीं होगी तो विकास नहीं होगा। चलिएगा देखिएगा, हरिशंकर परसाई जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, रानी नागफनी की कहानी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठीक है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, रानी नागफनी की कहानी, टॉर्च बेचने वाला। वसुधा नाम की पत्रिका जो है इनके द्वारा कहाँ से प्रकाशन किया गया था, तो हरिशंकर परसाई ने क्या किया था, जबलपुर से जो वसुधा नाम की पत्रिका निकाली हुई थी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म, पुष्प की अभिलाषा, कहाँ हुआ था, बाबई होशंगाबाद में हुआ था। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। पुष्प की अभिलाषा कविता किसने लिखी हुई है, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी हुई है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में हुआ था। समुद्रा कुमारी चौहान का कार्य क्षेत्र कौन सा था, जबलपुर में था। ठीक है, लक्ष्मण सिंह इनके पति थे, इलाहाबाद में जन्मी थी। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, सब में भाग लिया था समुद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत, समुद्रा कुमारी चौहान की रचना है। शरद जोशी का जन्म जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था, ये भी क्या थे, एक व्यंग्यकार थे। ठीक है, जीप पर सवार लिया अंधों का हाथी, इन्हीं की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये भी कहाँ के थे, होशंगाबाद के थे। मध्य प्रदेश के इतने ही तो कवि हैं भाई, सबका बालकृष्ण शर्मा नवीन कहाँ के थे, इनकी रचना जो है मुख्य उर्मिला है, और शाजापुर के थे बालकृष्ण शर्मा नवीन। आगे देख लेते हैं, झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है, तो ये कौन है, समुद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध कहाँ के हैं, आप कहेंगे श्योपुर जिला के हैं। माखनलाल चतुर्वेदी होशंगाबाद के हैं। भवानी प्रसाद मिश्र भी कहाँ के हैं, होशंगाबाद के। बुनी हुई रस्सी इनकी प्रसिद्ध रचना है। ये है रानी लक्ष्मीबाई रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो ये किसकी रचना है, वीर इन्हीं की रचना है, समुद्रा कुमारी चौहान की है, झांसी वाली रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, और हर बोलो के मुँह सुनो हमने सुनी कहानी थी। देखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है बारे में, और सुभद्रा कुमारी चौहान की जन्मस्थली कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, इलाहाबाद है, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र जो क्या था, जबलपुर था। खंडवा में जो है इनका विवाह हुआ था, लेकिन कार्य क्षेत्र जबलपुर में था। बिखरे मोती किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी प्रथम कहानी संग्रह है। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा सदस्य जो है कौन रह चुकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान।
रही थी, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा सदस्य जो है रही थी कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान रह चुकी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, जबलपुर में आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान, देखिएगा अच्छा प्रश्न है, जबलपुर में जन्म नहीं हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी का, जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, कहीं और हुआ था, ठीक है। लेकिन समारोह कहाँ पर होता है, तो ये कर्म करते थे यहाँ पर, मतलब आंदोलन किए हुए थे, यहाँ से समाचार पत्र निकालते। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ होता है, जबलपुर में होता है। कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी है। शुरुआत में खंडवा से निकलती थी, लेकिन अधिकांश टाइम पर जो जबलपुर से निकली हुई थी। एमपीपीएससी पूछी गई है, कर्मवीर पत्रिका किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा, भूत के पांव पीछे, सतह से उठता है आदमी, और भूरी भूरी खाक, ये किसकी रचनाएं हैं, ये गजानन माधव मुक्ति बोध की रचनाएं हैं। बुनी हुई रस्सी, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, ठीक है, बुनी हुई रस्सी। और जीप पर सवार इल्लियां, ये किसकी हैं, शरद जोशी की हैं। जोश में आकर के क्या हो गया, हाथी जीप पर सवार हो गया, तो अंधों का हाथी और जीप पर सवार इल्लियां किसकी रचना है, शरद जोशी की है। तो ट्रिक है इसकी याद करने की, जोश में आया हाथी और क्या हो गया, जीप पर सवार हो गया, तो हाथी से हो जाएगा अंधों का हाथी, और जीप पर सवार इल्लियां किसकी रचना है, ये शरद जोशी की रचना है। ब्रह्म राक्षस, ये भी किसकी रचना है, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध की जो है रचना है ब्रह्म राक्षस। आगे बढ़ जाते हैं। असीरगढ़ का किला, जिसे जो है दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, किस जिले में स्थित है, क्या स्थित है, किस जिले में स्थित है, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं, तो कहाँ बताएंगे, असीरगढ़ का किला जो है बुरहानपुर में स्थित है, ठीक है। महेश्वर का किला कहाँ पर स्थित है, खरगोन में स्थित है, इस बात को भी ध्यान रखिए। ये देख पा रहे हैं भाई सब, असीरगढ़ किला है, सबसे बहुत महत्वपूर्ण किला है। अगर दक्षिण में जाना है तो इसी किले से होकर के जाना होता था। तो जो शासक दक्षिण को जीतना चाहता था, पहले इस किले को जीतना पता था। तो एक दृश्य है इसका, बहुत बड़ा किला है, ध्यान रखिएगा। भारत के सबसे मजबूत किलों में से इसका भी नाम आता है, क्योंकि पहाड़ी दुर्ग है। और इसमें ये देख पा रहे हैं, ये जो है ये वो स्थान है जो मुमताज थी, कौन मुमताज थी, शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज, उसका जो प्रारंभिक कब्र बनाया गया था वो यहीं पर बना हुआ है, इसी किले के अंदर है, असीरगढ़ के किले के अंदर है। ये जो है इसके अंदर जो है मोती महल देखने को मिल जाएगा, इसी किले के अंदर जो है आपको मोती महल देखने को मिल जाएगा। क्या, असीरगढ़ किले, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं, किसके द्वारा बनवाया गया था, आसा अहीर नाम के राजा द्वारा जो है मूल रूप से बनवाया गया था। और ये से जो बुरहानपुर को पहले खानदेश कहा जाता था, और बुरहानपुर राजधानी हुआ करती थी खानदेश। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। असीरगढ़ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, राजा आसा अहीर द्वारा जो है करवाया गया था। अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी, तो 1601 में जो है 1601 में जो असीरगढ़ की विजय की हुई थी। मुमताज महल की जो है मृत्यु कहाँ हुई थी, बुरहानपुर में हुई थी, और ताप्ती नदी के तट पर यहीं पर जो है क्या बनाई गई थी, मतलब प्रारंभिक कब्र बनवाई गई थी। खूनी भंडारा कहाँ पर स्थित है, बुरहानपुर का प्रसिद्ध है जल पूर्ति प्रणाली, ये रहीम द्वारा बनवाई गई थी, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, सेनापति था रहीम, दक्षिण जीतने गया था, तो उस टाइम पर यहाँ पर जो उसने बनवाया हुआ था खूनी भंडारा, ये जलाशय है एक प्रकार का। शाहजहानी किला कहाँ स्थित है, ये भी जो है बुरहानपुर में स्थित है। बीबी की मस्जिद कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको बुरहानपुर में ही देखने को मिल जाएगी, उसी किले के अंदर है सब ये। असीरगढ़ के किले में कौन सी मस्जिद स्थित है, किले की जो मस्जिद है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी, राजा अली खान द्वारा जो है बनवाई गई थी, असीरगढ़ किले के अंदर मस्जिद। दक्षिण की चाबी जो है किसे कहा जाता है, दक्षिण की चाबी जो है असीरगढ़ के किले को कहा जाता है, क्योंकि वहीं से रास्ता होता था। बुरहानपुर किस नदी के तट पर है, ताप्ती नदी के तट पर है। और नेपानगर अखबारी कारखाना, जो अखबारी कागज का कारखाना कहाँ पर है, बुरहानपुर में स्थित है। और ध्यान रखिएगा, संत बुरहानुद्दीन के नाम पर जो क्या है, ये जो सूफी संत हुआ करते थे बुरहानुद्दीन गरीब, उन्हीं के नाम पर जो ये बसा हुआ। मध्य प्रदेश में सफेद शेरों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे, सफेद शेरों की भूमि के नाम से जो है रीवा को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या रहते थे, सफेद शेर जो है पहली बार पकड़ा गया था, जिसका नाम था मार्तंड सिंह ने, जो महाराजा मार्तंड सिंह थे उनके द्वारा जो है पकड़ा गया था पहला सफेद शेर, उसका नाम था मोहन, जो है नाम था, क्या नाम था, मोहन जो है सफेद बाघ का नाम था, उसे जो है राजा मार्तंड सिंह ने पकड़ा हुआ था, इसलिए सफेद शेरों की भूमि किसे कहा जाता है, रीवा को कहा जाता है, और जंगल में अभी भी रहते हैं। पहला सफेद शेर पकड़ा गया था सीधी के जंगलों में रीवा के महाराजा द्वारा, उस महाराजा का नाम था मार्तंड सिंह, और जो प्रथम सफेद शेर का नाम क्या था, मोहन नाम था, महाराजा मार्तंड सिंह, जिन्होंने जो है मोहन को क्या दिया था, संरक्षण दिया हुआ था। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी भी है, कहाँ पर स्थित है, सतना जिले में स्थित है, रीवा के पास है। बघेल वंश की राजधानी क्या थी, रीवा थी, ध्यान रखिएगा, बघेल वंश की राजधानी बाद में रीवा बनी थी, पहले जो है गहोरा होती थी, फिर बांधवगढ़ थी, फिर रीवा थी। चचाई जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, रीवा जिले में, बीहड़ नदी पर है। महामृत्युंजय का मेला कहाँ पर लगता है, रीवा जिले में लगता है। भरहोत स्तूप कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, सतना जिले में है।
मैहर माता का मंदिर कहाँ पर है, ये भी सतना जिले में देखने को मिल जाएगा। हालांकि वर्तमान में मैहर जो है एक जिला भी बन चुका है, ठीक है, मैहर जिला भी बन चुका है, तो ये हो सकता है कि वर्तमान में मैहर जिला में ही आता हो। चित्रकूट पर्यटक स्थल ये कहाँ पर है, सतना जिले में आता है, मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सांची की स्तूप की खोज जो 1818 में किस अंग्रेज द्वारा की गई थी, तो आप क्या बताएंगे, सांची की स्तूप की खोज जो है ये की गई थी किसके द्वारा, जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। और क्या बात करता है भाई, इतना खतरनाक दिमाग कैसे हो सकता है। जनरल टेलर द्वारा जो की गई थी, कब की गई थी, 1818 में की गई थी। कनिंघम ने जो है किसकी खोज की हुई थी, भरहोत स्तूप की खोज की हुई थी, ठीक है। कर्जन ने क्या किया था, बंगाल विभाजन किया था। तो ये देख पा रहे हैं सांची स्तूप। तो तोरण द्वार कई बार कह देते हैं भाई तोरण द्वार क्या होता था, ये वाली जो संरचना देख पा रहे हैं ये से क्या बोलते हैं, इसे तोरण द्वार बोलते हैं, ठीक है। इधर जो घूमने के लिए जो मार्ग बना हुआ है उसे क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, मतलब जो घूमने के लिए जो मार्ग बना हुआ है, यहाँ से ऐसा रास्ता गया है इधर से, ठीक है, ये दीवार बनी हुई है बाहर, उसे प्रदक्षिणा पथ बोल देते हैं। ये जो है इसे क्या बोल देते हैं, इसे अंड बोला जाता है, जो गोलाकार भाग बना हुआ ऊपर जो भाग ये है यहाँ पर चंदैया जैसा है, इसे क्या बोलते हैं, हर्मिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर्मिका बोलते हैं, सबसे पवित्र भाग होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें भाई, मेधी, मेधी जो है यहाँ पर जो जगह होती है वो मेधी बोली जाती है, ठीक है। परिक्रमा पथ को शायद मेधी बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ और मेधी जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये जो है चीजें कुछ होती हैं, कई बार जो है आपसे पूछते रहते हैं। तो ये क्या है, सांची का स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप है। देखते हैं इसके बारे में प्रश्न। सांची किस जिले में स्थित है, तो आप कहेंगे रायसेन जिले में है। और ये सांची जो है यहाँ पर क्या है, पर है ये रायसेन जिले में है। सांची को जो है यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था, 1989 में जो है इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, 1989 में सांची को। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो आपके बताएंगे सम्राट अशोक ने करवाया था। तोरण द्वार किस काल में बनाए गए थे, सातवाहन के काल में जो है तोरण द्वार बनवाए गए थे, जो दरवाजा थे वो, ठीक है। बुद्ध के शिष्यों के नाम जो है ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सांची में मुख्यतः 3 स्तूप हैं। कितने हैं, 3 स्तूप हैं। एक स्तूप ये है, इसे स्तूप नंबर 1 कहते हैं, और 2 छोटे स्तूप हैं, ठीक है। इसे महास्तूप बोलते हैं, जो है छोटे स्तूप बोला जाता है। यह जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ये जो है इंटरव्यू में भाई पूछ लेता है ये कई बार की कौन से 2 शिष्यों के लिए जो है यहाँ पर वो बना हुआ है, तो क्या बताएंगे, सारिपुत्र तिस्य और महामोदग्लायन जो है, ये 2 शिष्यों के लिए जो है स्तूप समर्पित है। ये बड़ा वाला जो है किसके लिए, महात्मा बुद्ध के लिए है। सांची में कितने स्तूप हैं, आप क्या बताएंगे, कुल यहाँ पर 3 स्तूप हैं। अशोक का संघवेद अभिलेख जो है कहाँ से पाया गया, सांची में पाया गया है। और सांची का प्राचीन नाम क्या होता था, ये एमपीपीएससी 2023 का प्रश्न है। काकनाद बोट जो है, काकनाद बाट नहीं बोट, काकनाद बोट जो है, बोट जो है क्या होता था, इसका प्राचीन नाम होता था। सांची विश्वविद्यालय जो है ये बौद्ध भारतीय ज्ञान के अध्ययन के लिए जो है यहीं पर क्या स्थित है, सांची विश्वविद्यालय भी स्थित है। आगे बात करते हैं, स्तूप की रोलिंग किसके द्वारा बनवाई गई थी, जो मतलब पत्थर पहले जो है रोलिंग वेदिका किसके द्वारा बनवाई गई थी, शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है बनवाई गई थी। भाई लास्ट प्रश्न है आज का, ठीक है। भीमबेटका गुफाओं को किस वर्ष से यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया था, क्या बताएंगे, ये जो है 2003 में जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ये बात देख पा रहे हैं भाई साहब, ये क्या है, गुफा है भीमबेटका की, क्या है ये गुफाएं हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे जो क्या बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं। तो हमारे ये आदिवासियों द्वारा क्या बनवाए गए थे, चित्र बनवाए गए थे, ध्यान रखिएगा। तो ये गुफा है, देख सकते हैं, गुफा मतलब पहाड़ में जो है गुफा है। इसके देखते हैं क्या क्या ध्यान रखना है। भीमबेटका गुफा की खोज जो है किसने के द्वारा की गई थी, डॉक्टर श्रीधर विष्णु वाकड़कर द्वारा की गई थी, विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा 1957 में की गई थी। भीमबेटका किस जिले में स्थित है, रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका का मुख्य काल जो है कौन सा है, पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल यानी कि प्रागैतिहासिक कालीन है। शैल चित्रों का मुख्य रंग कैसा है, गेरुआ रंग है, लाल और कुछ जो है सफेद रंग भी है। तो प्राकृतिक रंगों का यहाँ प्रयोग किया, गेरुआ और सफेद रंग है। गुफाओं की संख्या कितनी है, लगभग यहाँ पर जो है गुफाओं की कुल संख्या कितनी है, लगभग यहाँ पर 600 गुफाएं हैं भाई साहब, ठीक है। 1-2 गुफाएं नहीं, 600 गुफाएं, समझ लीजिए कितना बड़ा यहाँ पर, मतलब पूरे के पूरे आदि मानव जो रहते थे पाषाण काल में, जब उनके घर नहीं होते थे तो यहीं पर आकर के रहते थे, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा शैल चित्रालय माना जाता है। भीमबेटका का अर्थ क्या होता है, भीम के बैठने का स्थान, ठीक है। महाभारत वाला भीम यहाँ का करे कहते हैं कि भाई बैठा करता था। विश्व का सबसे बड़ा शैलाश्रय समूह कौन सा है, भीमबेटका सबसे बड़ा शैलाश्रय, मतलब जो शैल का आश्रय है, यानी पत्थर का ग्रह, पत्थर का घर। ऑडिटोरियम गुफा जो है कहाँ पर स्थित है, यह भी जो है भीमबेटका की प्रसिद्ध है गुफा जो है ऑडिटोरियम गुफा है। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, ये रायसेन जिला में स्थित है, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। और धमनार की गुफाएं पड़ी हुई थी हमने। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है, गुप्त काल की विदिशा में स्थित है। बोलो जय श्री राम, ठीक है। ये भाई साहब अपन क्या हो जाता है, जो है हम पूरा कर लेते हैं। तो बताइएगा भाई कैसा लगा हुआ है आपको जो है ये क्लास, तो कमेंट बॉक्स में क्या करना है जरूर बता देना भाई साहब। और
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। अगर यहाँ तक क्लास देखी हुई है तो निश्चित रूप से आपके यहाँ एक अजीब सी आग है आपके अंतर्गत। और एक नाम क्या था भाई, मुझे एक लड़की थी, वो सीरियस लगती है पढ़ने में, मधु कुलस्ते। तो ठीक है दीदी, आप क्या कीजिएगा, अगर रियल में पढ़ रही हैं तो टेलीग्राम चैनल में जुड़िएगा, वहाँ पर जो है आपके लिए कुछ और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलने वाली हैं। चलिएगा, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब भी करना है भाई, सपोर्ट करना है। चलिएगा, थैंक यू।